गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग 2024 के करंट अफेयर कर रहे हैं और मैंने आपको बोला भी था क्लास में कि हम लोग बहुत ही जल्द शुरू करेंगे, साथ साथ के भी 2025 के करंट अफेयर भी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जनवरी 2025 का फर्स्ट वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ तमु लहोसर इन द गुरुंग कम्युनिटी। गुरुंग कम्युनिटी आपकी नेपाल की एक कम्युनिटी है और वो एक आपका सेलिब्रेशन करती है एक फेस्टिवल का, जिसे वो बोलते हैं तमु लहोसर या लोसर। अगर आपने हिमाचल की कंटेक्स्ट में पढ़ा होगा, लाहौल स्पीति में भी लोसर मनाया जाता है। जब वहाँ पे न्यू ईयर फेस्टिवल होता है तो उसे लोसर के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से नेपाल की गुरुंग कम्युनिटी मनाती है तमु लहोसर। तो इसका आंसर है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर एंड द ट्रांजिशन बिटवीन एनिमल साइकिल्स। तो जब वहाँ पे उनकी न्यू ईयर स्टार्ट होती है उनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग, नेपाली कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो उसे वो बोलते हैं तमु लहोसर। और साथ ही साथ ये ट्रांजिशन होता है बिटवीन एनिमल साइकिल्स के बीच में। जैसे कि साल में हमारे कितने 12 मंथ होते हैं, उसी तरीके से इनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग 12 एनिमल्स होते हैं और एनिमल साइकिल उसे बोला जाता है। The Gurung community in Nepal is celebrating Tamu Lhosar, marking the beginning of a new year. The festival is marked on the 15th of the Nepali month of Posh, as sun rays reach early in the geography of Gurung settlements. तो गुरुंग कम्युनिटी नेपाल की वो इसे मनाती है तमु लहोसर को एज अ न्यू ईयर फेस्टिवल। एंड ये फेस्टिवल वो आपका जो पोष महीना होता है उनके नेपाली मंथ के अकॉर्डिंग, जो नेपाली मंथ के अकॉर्डिंग उनका पोष वाला महीना आता है, उसका जो 15th नंबर का डे होता है, तो उस दिन ये इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। और उनका मानना है कि जो सन की रेज होती हैं वो उस दिन बिल्कुल डायरेक्टली सीधी होती हैं। एंड गुरुंग ईयर इज डिवाइडेड इनटू 12 साइकिल, और हर एक साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एनिमल है जिसको बोलते हैं वो लो। तो वो 12 एनिमल्स कौन कौन से हैं? गरुड़, जिसको हम ईगल बोलते हैं, सरपेंट मीन्स आपका स्नेक, हॉर्स, शीप, मंकी, बर्ड, डॉग, डियर, माउस, काऊ, टाइगर एंड कैट। तो इस तरीके से ये 12 एनिमल्स हैं जो हर एक मंथ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो 12 मंथ एंड 12 साइकिल्स एंड 12 ही आपके एनिमल्स। तमु लहोसर मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम वन लोहो टू अनदर। एक एनिमल साइकिल से दूसरे एनिमल साइकिल में जाने को, मतलब एक मंथ से दूसरे मंथ के लिए जो ट्रांजिशन होती है उसे ये बोलते हैं लहो। ड्यूरिंग तमु लहोसर द गुरुंग कम्युनिटी बिड्स फेयरवेल टू द आउटगोइंग लोहो एंड वेलकम्स द न्यू वन। तो गुरुंग कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जो ये तमु लहोसर है उसमें ये क्या करते हैं, जो आपका ऑलरेडी जो एक मंथ चला हुआ था उसको क्या करेंगे, वो खत्म हो रहा है तो उसको टाटा बाय बाय, और जो नेक्स्ट आ रहा होगा उसका क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। एंड रिसेंट सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग जो गुरुंग्स हैं उन्होंने फेयरवेल दिया आपके गरुड़ साइकिल को, और स्नेक साइकिल में उन्होंने क्या किया, एंटर किया और उसे उन्होंने वेलकम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सक्सीडेड अनीश दयाल सिंह एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द CRPF। आप सबको मैंने होमवर्क भी दिया था जब हमने अगस्त मंथ का हम लोग जब करंट अफेयर कर रहे थे, 7 की 7 जो आपकी CAPF फोर्सेस हैं उसके मैंने आपको कहा था सबने डायरेक्टर जनरल क्या करने, बताने हैं। तो वो लास्ट में मैं आज आपसे पूछूंगी। तो उसी में से एक क्वेश्चन है कि जो अनीश दयाल सिंह जी हैं वो डायरेक्टर जनरल थे आपके CRPF के, उन्होंने किसे सक्सीड किया, हु सक्सीड, सॉरी अनीश दयाल जी को किसने सक्सीड किया। तो अनीश दयाल सिंह का जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो रहा था CRPF के डायरेक्टर जनरल के तौर पे, तो उनको रिप्लेस किया था विटुल कुमार जी ने। लेकिन अगर आप अभी करंट की बात करोगे, अभी कौन सा मंथ है, अभी आपका चला है फरवरी, तो फैब के अकॉर्डिंग अभी आपके विटुल कुमार जी भी नहीं है। अभी जो परमानेंटली आपके CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो जनवरी के मंथ में, वैसे मैं पहले इस क्वेश्चन को स्किप करने लगी थी,
फिर मुझे लगा कि डाल देती हूँ, क्योंकि हम लोग जनवरी का कर रहे हैं, तो जनवरी के बीच में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल के बीच में क्या हेर फेर हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहले कौन थे? अनीश दयाल सिंह जी थे। वो उनका आपका टाइम खत्म हुआ, तो उसके बाद विटुल कुमार आए। अब विटुल कुमार का भी खत्म हो गया है आपका, तो परमानेंटली उनको कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए दिया था, तो फिर आपका भी परमानेंटली कौन आ गए हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जीपी सिंह, and he is the current Director General of the Central Reserve Police Force। और ये कब बने थे आपके? 30 जनवरी 2025 को इन्होंने चार्ज संभाल लिया था सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ क्या है? आपको पता है कि 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, उसी में से एक सीआरपीएफ है। CRPF is a central armed police force in India that is responsible for maintaining internal security and law and order। जो भी आपकी internal security होती है, law and order को follow करने के लिए, उनको maintain करने के लिए CRPF responsible होती है। And it functions under the authority of the Ministry of Home Affairs। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? होम अफेयर के अंदर आती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 7 हमारी फोर्सेस होती हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये किसके अंडर आती है? आपकी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और ये हैं आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, आपको पिक्चर में भी दिख रहे होंगे। पिक्चर्स अच्छे से देख लिया करो, क्योंकि पिक्चर से ये होता है कि जितना आप वैसे विजुअली देखते हो तो वो थोड़ा लंबे टाइम तक याद रहता है। ओके। Originally constituted as the Crown Representative Police in 1939, it is one of the oldest central paramilitary forces, now termed as Central Armed Police Force। जब स्टार्टिंग में ये आपके ओरिजिनेट हुई थी, तो ये आपके ब्रिटिश ईरा के टाइम में हुई थी 1939 में, तो इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। बाद में फर्दर इसके लिए एक्ट आया और इसका नाम चेंज करके क्या बन गया? CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और सीआरपीएफ एक्ट कब आया था आपका? 28 दिसंबर 1949 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज अनाउंस्ड अ 10-minute एम्बुलेंस डिलीवरी सर्विस एज पार्ट ऑफ इट्स एक्सपेंशन एफर्ट्स? कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में अनाउंस किया 10 मिनट की एम्बुलेंस डिलीवरी सर्विस? उसके मतलब जो एक्सपेंशन एफर्ट्स है उसके, उसी का एक मतलब एफर्ट क्या है, उसका मतलब पार्ट है ये। तो कौन सी कंपनी जिसने अनाउंस किया आपका 10 मिनट की एम्बुलेंस डिलीवरी सर्विस? तो वो है आपकी ब्लिंकिट। ब्लिंकिट पहले खुद एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी, लेकिन अभी इसे आपकी जो आपने सुना है जोमेटो के बारे में, जोमेटो के अंडर आ गई है। ब्लिंकिट लॉन्चेस 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विसेज इन गुड़गांव। और कहाँ पे देगी आपकी 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस? ये हो देगी आपकी गुड़गांव के अंदर, देख सकते हो। Zomato on quick commerce platform Blinkit has announced a 10-minute ambulance delivery service as the firm looks to expand beyond grocery and printout deliveries। तो Zomato की ही थी ये, मतलब Zomato के अंडर आ गई है। पहले ये एक इंडिपेंडेंट थी, अब Zomato के अंडर आ गई है Blinkit, और ये आपकी 10 मिनट की जो एम्बुलेंस डिलीवरी सर्विस देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who will receive the Padma Pani Lifetime Achievement Award at the Ajanta Ellora International Film Festival 2025? आपसे पूछा जा रहा है कि पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने रिसीव कर लिया है एट द अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में। जो अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहे थे, उसमें पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन डी, साय प्रंजपे को। तो ये है आपके साय प्रंजपे। वेटरन डायरेक्टर राइटर साई प्रंजपे विल रिसीव द पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025। The 10th edition of the film gala is scheduled to be held in Chhatrapati Sambhaji Nagar from January 15 to January 19। तो 15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में जो इसका जो आपका फिल्म गाला का पूरा 10th एडिशन हुआ, कहाँ पे हुआ था आपका? छत्रपति संभाजी नगर में हुआ था। द 4-time नेशनल अवार्ड विनर विल रिसीव अ पद्मा पानी मोमेंटो और लेटर ऑफ ऑनर एंड ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड ऑफ Rs 2 लाख। तो इसमें 4 टाइम जो नेशनल अवार्ड विनर होते हैं उन्हें पद्मा पानी मोमेंटो दिया जाता है, एक लेटर दिया जाता है टू ऑनर देम, एंड 2 लाख रुपए की इनमें क्या दी जाती है?
राशि दी जाती है। फ्रेंच पे who twice served as the chairperson of the Children's Film Society of India was awarded the Padma Bhushan in 2006। जो प्रेंचपे जी हैं, साईं प्रेंचपे जी, इनको जो 2 बारी मतलब इनको चेयरपर्सन ऑफ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया ये रह चुकी हैं। साथ ही साथ में इनको पद्म भूषण भी दिया गया है 2006 के अंदर। तो ये है आपकी साई प्रेंचपे जी। अच्छा, अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन के ऊपर फिर से आते हैं। आप मुझे बताइए, अजंता और एलोरा के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ, तो अजंता और एलोरा क्या है? आपकी केव्स हैं, है ना? तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर अजंता एलोरा न्यूज़ में है वर्ड, तो इसका मतलब है कि आपको उससे रिलेटेड जो भी आपके कुछ कंसेप्ट्स हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। कुछ भी पता हो अगर आपको, तो मुझे बताओ कि अजंता और एलोरा में स्पेशली जो अजंता केव्स हैं वो किसके लिए डेडिकेटेड है, मतलब कौन से धर्म से रिलेटेड है, और जो एलोरा है वहाँ वो किसके लिए है? हम बौद्ध के लिए तो नहीं है शायद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक बोल रहे हो आप। और महाराष्ट्र में मैम अजंता एलोरा। हाँ जी, दोनों ही वहीं पे है, महाराष्ट्र के ही अंदर है। ठीक बस है। इतना ही पता है। हाँ जी, ठीक बोल रहे हो आप। जो अजंता केव्स हैं वो आपकी पर्टिकुलरली मतलब जो बुद्धिस्ट के मोनूमेंट्स हैं वहाँ पे, और जो आपका एलोरा है वहाँ पे बुद्धिस्ट भी है, हिंदुइज्म भी है और आपके जैनिज्म भी है, तीनों ही हैं। इसके बारे में ना अलग से हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये भी आपको पता होगा, जब हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो अजंता और एलोरा हैं इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इंक्लूड किया हुआ है, और काफ़ी पहले दिया हुआ है इनको दर्जा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। ओके। और इसमें से ना एक बहुत फेमस है श्री कैलाश टेम्पल एलोरा केव्स के अंदर, वो उसका पता होना चाहिए वो कौन सी केव नंबर है वो, क्योंकि जो कैलाश टेम्पल है वो सबसे बड़ा आपका 34th नंबर का जो हिंदू बुद्धिस्ट और जो जैन के केव टेम्पल है, मोनेस्ट्री है, उसमें से सबसे मतलब एक ही पत्थर से बनाया गया है पूरा का पूरा वो। तो वो पता है आपको कौन सी केव नंबर है? नहीं मैम वो नहीं पता। वो है आपकी केव नंबर 16, मतलब कि मोनोलिथिक है वो, एक ही आपका जो पत्थर था, चट्टान थी, उसी से बनाया गया है वो श्री कैलाश टेम्पल, एलोरा के अंदर आता है वो आपका। अच्छा ठीक है। मैम 6 या 16th। 16 एलोरा की जो केव नंबर 16 है, और जो केव ओके नंबर मैम। 33 है वो आपके जगन्नाथ सभा से रिलेटेड है। तो ऐसे ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। ओके। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना आपने कि जो साईं प्रज्वल जी को पद्म भूषण भी दिया गया है, कब दिया गया है? 2006 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which renowned Carnatic musician was conferred the title of संगीता कलानिधि 2024? कौन से कार्नेटिक म्यूजिशियन हैं जिनको संगीत कलानिधि 2024 का वो दिया गया है टाइटल? तो वो है आपके टीएम कृष्णा जी। दो तरह के म्यूजिक होते हैं, एक होता है आपका कर्नाटिक म्यूजिक, एक होता है आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक। दोनों में मतलब आपका डिफरेंस है। जो कर्नाटिक म्यूजिक होता है उसमें बेसिकली वो ओरिजिनेट भी मतलब आपका ना बाद में हुआ था, और मेजरली जो आपका साउथ इंडिया है, आपकी सदर्न वाली जो साइड है हमारी, आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये वाला जो रीजन है वहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस है कर्नाटिक म्यूजिक, जो भी म्यूजिक है आपका। और जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो आपको मिलेगा देखने को हमारी तरफ को, नॉर्थ इंडिया की तरफ को, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में मिलेगा उसका इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए। दूसरी क्या चीज़ होती है कि जो हिंदुस्तानी म्यूजिक होते हैं, म्यूजिक में जो आपके इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, तो इसमें आपने देखा होगा जैसे सितार हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, इनका यूज किया जाता है। वहीं हम बात करें कर्नाटिक म्यूजिक का, तो वहाँ पे जो यूज किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट लाइक वीणा, मृदंगम, वायलिन, घटम, तो ये कुछ कर्नाटिक म्यूजिक में क्या होते हैं आपके यूज होते हैं। और जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है ये आपको बहुत पहले मतलब कि जो आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक है, दो तरह की म्यूजिक है, कि आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक है और दूसरा आपका कर्नाटिक
म्यूजिक है, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, ये इसका ओरिजिन हुआ है आपका वैदिक पीरियड में, जब आपके वैदिक वाला टाइम था उस टाइम। और जो कर्नाटिक म्यूजिक है ये आपका जब भक्ति मूवमेंट आपकी 15-16 सेंचुरी के आसपास हुई थी, तो उस दौरान हुआ था इसका कर्नाटिक म्यूजिक का। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो जो आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी जैसे हिंदी, संस्कृत और उर्दू। लेकिन अगर आप कर्नाटिक म्यूजिक की बात करोगे तो आपको पता है साउथ में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये इनका इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे इस म्यूजिक में आपको यही वाली लैंग्वेज देखने को मिलेगी, आपकी जो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी इनके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ओके, तो ये दिया गया है कर्नाटिक म्यूजिशियन वॉज कन्फर्ड टू द टाइटल ऑफ संगीत कलानिधि। तो ये एक कर्नाटिक म्यूजिशियन है, काफी फेमस है आपके, टी.एम. कृष्णा जी, ये जो आपको फोटो में भी दिख रहे हैं टी.एम. कृष्णा जी। Renowned Carnatic musician T.M. Krishna was conferred the title of Sangeet Kalanidhi 2024 at the 98th Conference and Concerts Sadas, the traditional Oriental convocation of the Music Academy in Chennai. तो आपका वहाँ पे पूरा चला हुआ था, ये म्यूजिक एकेडमी चेन्नई के अंदर पूरा कॉन्वो चला हुआ था, और 98 नंबर की कॉन्फ्रेंस का कंसर्ट था, और वहाँ पे इन्हें क्या किया, ये अवार्ड दिया गया। The title of Sangeet Kalanidhi conferred by the Music Academy Madras is the highest accolade in the field of Carnatic music. मतलब ये जो आपका संगीत कलानिधि एक तरह का जो टाइटल दिया जाता है, ये आपका जो कर्नाटिक म्यूजिक है, दो ही तरह के म्यूजिक होते हैं, ये आपका ऑल ओवर, मतलब आप बोल सकते हो कि इंडियन लेवल पे, नॉट एचपी के बेस पे आपका कल्चर का पार्ट आ गया। कि कल्चर में अगर जब हम पढ़ते हैं तो दो तरह के म्यूजिक पढ़ते हैं, कर्नाटिक म्यूजिक पढ़ते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक पढ़ते हैं। तो साउथ इंडिया में इसका इन्फ्लुएंस है कर्नाटिक म्यूजिक का। और कर्नाटिक म्यूजिक की फील्ड में एक तरह के हाईएस्ट टाइटल बोल सकते हो आप, तो वो है आपका संगीत कलानिधि, जो कि आपके किसको दिया गया, टी.एम. कृष्णा जी को। और संगीत कलानिधि टाइटल, इसकी जो फॉर्मेशन कब हुई थी, देश आजाद होने से भी पहले 1942 में। और कर्नाटिक म्यूजिक आपका कब इन्फ्लुएंस में आया था, मतलब इसका ओरिजिन कब हुआ है, जब आपकी भक्ति आंदोलन हुए थे 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास। और रही बात हिंदुस्तानी म्यूजिक की, जिसमें देखो आपको पता है सितार, तबला, हारमोनियम, ये तो बहुत ज्यादा पुराने, ये वेदों के वक्त के हैं। तो अगर ओरिजिन देखा जाए तो सबसे हिंदुस्तानी म्यूजिक बहुत पुराना है, और कर्नाटिक म्यूजिक के मतलब ये बाद में आया था, जो भक्ति मूवमेंट के अराउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Following the creation of the Bhavthara district, what will the total number of district in Gujarat? जो भावथरा डिस्ट्रिक्ट है उसके क्रिएशन के साथ ही आपका जो गुजरात के अंदर अब टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो 33 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी गुजरात के अंदर थी। अब आपकी वहां पे 34th नंबर की डिस्ट्रिक्ट बन गई है भावथरा डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो 34 डिस्ट्रिक्ट हो गया आपकी गुजरात के अंदर। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। गुजरात गवर्नमेंट अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट नेम भावथरड। तो गुजरात की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर लिया है और उन्होंने बना दी है नई डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम क्या है, भावथरड। तो ये आपको दिख भी रहा होगा, मैप में मेंशन किया हुआ है रेड कलर में, बनासकांठा थारड। द गुजरात गवर्नमेंट अप्रूव द बिफर्केशन ऑफ द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट टू क्रिएट अ न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो जो आपका ऑलरेडी वहां पे डिस्ट्रिक्ट थी बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, उसको उन्होंने बिफरकेट कर दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं और एक नई डिस्ट्रिक्ट उन्होंने तैयार कर दी है। और नई डिस्ट्रिक्ट है आपकी भावथरा डिस्ट्रिक्ट, एंड इट विल हैव इट्स हेडक्वार्टर इन थरड टाउन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, आपका थरड टाउन में ही है। जैसे हम पढ़ते हैं ना एचपी के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है तो उसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है तो सिरमौर का कहाँ पे, नाहन में है। तो वैसे ही जो भावथरा डिस्ट्रिक्ट है आपकी गुजरात की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, थरड टाउन में। With the formation of this new district, the number of district in Gujarat will reach 34. बोल रहे हैं कि अब टोटल कितनी होगी वहां पे, 34 होगी हैं। और सीएम कौन है गुजरात के, भूपेंद्र पटेल जी हैं। ये है आपके सीएम भूपेंद्र पटेल जी। At 14, Banaskantha district includes the highest number of talukas in Gujarat and is the second largest district area wise. तो आपके जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें काफी ज्यादा तालुक आते थे, काफी ज्यादा, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ तालुकात हैं, मतलब ज्यादा एरिया आता है इसमें। तो इसलिए ये सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की एरिया वाइज गुजरात की।
एंड भापथरा डिस्ट्रिक्ट विल बी क्रिएटेड फ्रॉम 8 आउट ऑफ दिस 14 तालुका। फिर वो जो 14 तालुका थे आपके बानसकंठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जब उसको बिफरकेट कर दिया गया, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए, तो उसमें से जो 8 जो तालुका थे उससे एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दी गई जिसका नाम है भापथरा डिस्ट्रिक्ट। The new Bhapthar district will comprise 8 talukas and 4 municipalities. The new Banaskantha district will have 6 talukas and 2 municipalities. तो आपको अगर याद करना तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा पार्शलिटी की गई बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट के साथ। देखो उसके पास 14 घर थे, सिर्फ याद करने के लिए उसके पास 14 घर थे और 14 घर का क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए गए। जब उन 14 घर से क्या कर दिया गया, 8 घर किसी नए इंसान को दे दिए गए और बानसकंठा के पास सिर्फ बेचारे के पास 6 ही रखे। और म्यूनिसिपैलिटीज भी जो नया वाला था भापथड़ उसको 4 दे दी गई और बानसकंठा के पास सिर्फ 2 ही रखी गई। तो आजकल जो बनसकंठा है ये इसको बनो वाली फीलिंग आ रही है कि मेरे साथ बड़ी पार्शियलिटी हुई है, क्योंकि मेरे पास 6 ही तालुका बचे हैं, 2 ही म्यूनिसिपैलिटी बची है। और जो न्यू है उसके पास देखो तालुका भी 2 एक्स्ट्रा है, 8 है, और म्यूनिसिपैलिटी भी 2 एक्स्ट्रा है, 4 है। Next question. Recently, which state declared Savitribai Phule's birth anniversary on January 3rd as Women's Teacher Day? कौन सा स्टेट है हाल ही में जिसने डिक्लेयर किया है सावित्रीबाई फुले? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हमारे इंडियन हिस्ट्री का, बहुत ही फेमस नाम है सावित्रीबाई फुले। तो उनकी जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है वो पैदा हुई थी 3 जनवरी को। तो पूछा जा रहा है कौन सा वो स्टेट है जिसने उनके बर्थडे वाले दिन को डिक्लेयर किया है कि उस दिन वो क्या करेंगे, वीमेन टीचर डे सेलिब्रेट करेंगे, वीमेन्स टीचर्स डे। अब अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में पता होगा सावित्रीबाई फुले जी के बारे में, तो आप सोचोगे ये तो महाराष्ट्रियन थे, तो जरूर पक्का में महाराष्ट्र वालों ने ऐसा किया होगा, लेकिन महाराष्ट्र ने नहीं किया है। ऑप्शन में है आपके पास तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात। तो सावित्रीबाई फुले जी इनको फर्स्ट टीचर भी, वीमेन टीचर भी माना जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप कि जब भी मतलब ये भारत की पहली जो महिला अध्यापिका थी वो ऐसी थी, वो जब भी निकलती थी ना तेल लगा के निकलती थी, अच्छे से तेल लगाती थी हाथों में, सर में, ताकि बिल्कुल अच्छे से वो फुल एनर्जी के साथ बच्चों को पढ़ा सके। तो तेलंगाना है, ये महाराष्ट्रियन बॉर्न है, लेकिन ये कौन सा स्टेट है जिन्होंने इनके बर्थडे वाले दिन को वुमेन टीचर डे डिक्लेयर किया है? तो वो है आपका तेलंगाना। और ये कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी अभी इनकी? 194। मतलब अगर ये आज इस दुनिया में होती तो इनका कौन से नंबर का बर्थडे होता? 194। इंडिया फर्स्ट वुमेन टीचर है ये, इन्हें भारत की सबसे पहली वुमेन टीचर माना जाता है। आपका स्टैट का सीधा क्वेश्चन। A Dalit woman from the Mali community, Savitribai was born on January 3rd, 1831 in Maharashtra's Naigaon village. तो महाराष्ट्र के अंदर जो नैगांव गांव था वहां पे ये पैदा हुई थी 3 जनवरी 1831 को। तो 3 जनवरी 1831 को ये वहां पैदा हुई थी। एक दलित वुमेन थी आपकी, ये मली कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। मैरिड एट द एज ऑफ 10, बहुत छोटी एज में इनकी शादी हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इनको सब जानते हैं। इनके पति ज्योतिराव फुले, तो उन्होंने जब इनकी शादी हुई इनके साथ, तो ज्योतिराव फुले जी ने इनको घर पे ही एजुकेशन दी। उनको दिखा कि इनमें बहुत जुनून है, ये पढ़ना चाहती हैं, तो इन्होंने सावित्रीबाई फुले जी को, अपनी धर्मपत्नी को, इन्होंने घर पे ही क्या की, एजुकेशन दी। द सॉरी The couple went on to open a school for girls in Bhidewara, Pune in 1848. This became the country's first girls' school. ये जो आपका कपल है उसके बाद इन्होंने एक स्कूल खोला लड़कियों के लिए। कहाँ पे? पुणे के अंदर, महाराष्ट्र पुणे के ही अंदर, कब? 1848 में। मतलब आप सोचो कि देश आज़ाद हुआ 1947 में, और इन्होंने लड़कियों के एजुकेशन के बारे में देश आज़ाद होने से लगभग 100 साल पहले, तो लगभग 100 साल पहले ही इन्होंने सोच लिया था। तो इन्होंने उनके लिए स्कूल भी खोला, विडेवाला पुणे। एग्जैक्ट 100 नहीं, अप्रोक्सीमेट बोल रही हूँ मैं आपको 100, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, इन्होंने 1848 में किया था। और वो भारत का पहला आपका फर्स्ट गर्ल स्कूल था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? भीड़ेवाड़ा पुणे के अंदर।
Along with Jyoti Rao, Savitri Bai started the Bal Hatya Pratibandhak Griha, Home for the Prevention of the Infanticide for Pregnant Widows Facing Discrimination. जो भी प्रेग्नेंट विडोज होती थी, उनके जो पति हैं उनका देहांत हो गया है लेकिन वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके साथ क्या किया था, सोसाइटी में बहुत भेदभाव हुआ करता था उस वक्त में। कास्टिज्म बहुत ज्यादा होता था, आज की डेट में तो नहीं होता इतना, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था। आप विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकते थे, बहुत सी चीजें थी। तो अगर कोई विधवा हो जाती है और अभी उसकी शादी को साल हुआ है या 2 साल हुए हैं और वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है, 7 महीने की प्रेग्नेंट है, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और उनको फोर्स किया जाता था कि आप क्या करिए, जो बच्चा है उसको पेट में ही मार दीजिए, और कहीं ना कहीं आपकी प्रेग्नेंट जो लेडीज होती वो भी मर जाती थी। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला, मतलब कि जो भी आपको प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड को रोक सके, है ना, जो भी भ्रूण हत्या विरोधी थी उसको रोक सके, और जो भी प्रेग्नेंट विडोज हैं उनके साथ वो उस तरीके की उनको सिचुएशन ना फेस करनी पड़े। बहुत ही मतलब हमारी सोसाइटी के ना बहुत अच्छे, हमारे इंडियन सोसाइटी के बहुत बड़े सुधार, मतलब वो क्या बोलते हैं, समाज सुधारक थे ये। तो 1873 में फुले सेटअप द सत्यशोधक समाज, ट्रुथ सीकर सोसाइटी। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आता है कि जो सत्यशोधक समाज है इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे आपके ज्योतिराव फुले और उनकी वाइफ। हो सकता है अब आपसे ना सत्यशोधक समाज ना पूछा जाए क्योंकि कॉमन हो गया ये, तो इसकी जगह आपको लिख सकते हैं एग्जाम में ट्रुथ सीकर सोसाइटी। तो सत्य हो गया ट्रुथ, सीकर हो गया शोधक, और सोसाइटी हो गया समाज। तो ट्रुथ सीकर सोसाइटी या फिर सत्य शोधक समाज, ये कब सेटअप किया गया था फुलेस के द्वारा? 1873 में, 1873 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था सबसे पहले, जो अंग्रेज लेके आए थे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी वाले 1773 में। उसके 100 साल के बाद सत्यशोधक समाज आया था, तो उसको 1873 में क्या किया गया था, सेटअप किया गया था। ये एक प्लेटफॉर्म था ओपन टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और क्लास हायरार्कीज, विद द सोल एम ऑफ ब्रिंगिंग सोशल इक्विटी। यहाँ पे अमीर गरीब, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं होता था, ये सबके लिए ही था। हर धर्म का इंसान यहाँ आ सकता था, हर कास्ट का इंसान यहाँ आ सकता था। तो इस सबके लिए कैसा था, ये खुला था, अमीर गरीब हर तरह का इंसान यहाँ पे आ सकता था, सत्यशोधक समाज के साथ जुड़ सकता था। It is an extension. They started Satyashodhak marriage, a rejection of Brahmanical rituals, with a marrying couple takes a pledge to promote education and equality. साथ ही साथ में इन्होंने सत्यशोधक जो मैरिज भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स होते थे उनको रिजेक्ट किया जाता था, जहाँ पे जो मैरिंग कपल होता था वो प्लेज लेता था कि वो एजुकेशन और इक्वालिटी के ऊपर काम करेगा। सावित्री बाई लिटरेरी वर्क, ये हमें पता होने चाहिए। अगर न्यूज में है ना आपके ये, बस आपको न्यूज में नाम सुनने को मिल गया सावित्री बाई जी का, तो आपने फिर सावित्री बाई जी फुले की पूरी जिंदगी पढ़ लेनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक पर्सनैलिटी है हमारी इंडियन हिस्ट्री की। साथ ही साथ में आपको इनके हस्बैंड के बारे में पता होना चाहिए, ज्योतिराव फुले जी के बारे में, इन्होंने क्या क्या काम किया सोसाइटी के, वहीं से आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन बनेंगे। अलग से सॉरी अलग से एग्जामिनर कभी भी हिस्ट्री की बुक नहीं उठाते हैं। जो भी आपका करंट अफेयर में चला हुआ है, जो न्यूज में जो चीज चली हुई है, वहीं से आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं, वहीं से आपके पॉलिटी के क्वेश्चन बनते हैं, और वहीं से आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनते हैं। सावित्री बाई जी न्यूज में थी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अब आपको पता होना चाहिए इनकी जिंदगी के जो लिटरेरी वर्क क्या है। काव्य फुले, ये एक पोइट्री ब्लॉसम है, इन्होंने लिखी है। उसके बाद भावन काशी सुबोध रत्नागर, जिसको द ओशन ऑफ प्योर जैम्स भी बोलते हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। भावन काशी सुबोध रत्नाकर, द ओशन ऑफ प्योर जैम्स, जैम्स होते हैं रत्न आपके। तेलंगाना गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट सावित्री बाई फुले's बर्थ एनिवर्सरी एट वुमेन्स टीचर डे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। Telangana government has issued orders to celebrate the birth anniversary of Savitri Bai Phule on January 3rd as Women Teacher Day, and it will be celebrated throughout the state as a state function. Next question. खो खो से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आएगा ही आएगा क्योंकि ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट का ना एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि भारत का एक विजन है, हमारा विजन है
कि जो खो खो है इसको भी हमने क्या करना है, जो मेरा गला खराब है, सॉरी, जो भी फ्यूचर में हमें ओलंपिक्स के गेम होस्ट करने हैं, उसमें हमारा टारगेट है कि हमने खो खो को भी उसमें इंक्लूड करना है। आपको पता है न्यू न्यू गेम भी ओलंपिक्स में क्या होती रहती है, इंक्लूड होती रहती है। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे उसको वो अचीवमेंट हासिल करने के लिए तो आपका खो खो का वर्ल्ड कप होगा 2025 में, मतलब कि आपका इस साल। तो उसका ऑफिशियल मस्कट जारी हो गया है, ये मस्कट पूछे जाते हैं। तो ऑफिशियल मस्कट इसका क्या है, इसका ऑफिशियल मस्कट है तेजस एंड तारा। क्या है, तेजस एंड तारा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी मस्कट्स तारा एंड तेजस अनवील्ड इन दिल्ली अहेड ऑफ इनॉग्रल एडिशन। जो भी उसका इनॉग्रल एडिशन होगा उस टाइम पे आपका जो ट्रॉफी मस्कट तारा एंड तेजस ये सब अनवील किए गए। तो ये है आपके मस्कट। द खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया अनवील्ड द ट्रॉफीज फॉर द फर्स्ट एवर खो-खो वर्ल्ड कप। पहली बार होने जा रहा है खो-खो का वर्ल्ड कप, जो कि 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच में हुआ आपका। और ये बहुत न्यूज में था, 2024 में भी ये पूरी साल ना न्यूज में रहा, लाइमलाइट में रहा कि खो-खो वर्ल्ड कप होगा, खो-खो वर्ल्ड कप होगा, इंडिया होस्ट करेगा उसको। विजन है हमारे मोदी जी का, विजन है कि उसको इन फ्यूचर जो ओलंपिक्स हमने होस्ट करने हैं 2032 की समथिंग के कभी हमने हम मतलब हमारी रिटर्न आनी है, उसको हमने होस्ट करना है। तो उसमें हमारा क्या है, एक विजन है कि हमने उसमें इसको इंक्लूड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले एकदम से आप किसी भी गेम को नहीं, उसको पहले एक वर्ल्ड लेवल पे पहचान देनी पड़ती है। तो खो खो वर्ल्ड कप हुआ 13 से 19 जनवरी 2025 में। Under the aegis of the Sports Authority of India (SAI), the tournament will showcase 21 men's and 20 women's teams from 24 countries across 6 continents at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर बोलते हैं आपकी जो 21 मेंस एंड 20 वीमेंस टीम ने शोकेस किया अपना जो भी वो उनकी गेम थी। 24 कंट्रीज, मतलब कि हमारे जो 6 कॉन्टिनेंट है उससे 24 कंट्रीज आई। अब आप सोचोगे कि कॉन्टिनेंट तो टोटल 7 है। आपको पता ही है कि जो सदर्न आपका कॉन्टिनेंट है जिसको हम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं, वहां पे तो कोई नहीं रहता है ना, वो तो पूरा आपका बर्फ वाला है। तो कितने कॉन्टिनेंट से पार्टिसिपेट किया होगा, 6 कॉन्टिनेंट से। 6 कौन कौन हो गया आपके, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इन जो 6 कॉन्टिनेंट्स है वहां से क्या है, टोटल आपकी 24 देशों ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। और जो वर्ल्ड कप ये फीचर इसने की 2 ट्रॉफी फीचर्स। जो ब्लू ट्रॉफी थी वो रखी थी मेंस के लिए, और जो ग्रीन ट्रॉफी थी वो किसके लिए थी, विमेन इवेंट के लिए। The official mascot for the Kho-Kho World Cup 2025 are Tejas and Tara, a pair of gazelles representing speed। जैसे आपने ऊपर फोटो में देखा होगा, है ना, एक चौड़ा है ये एक तेजस एंड दूसरा आपका तारा, जो कि एक पेयर है आपका गेजल्स का, रिप्रेजेंटिंग किसको रिप्रेजेंट करती है, स्पीड को, एजिलिटी को, टीम वर्क को, कि कैसी इनकी कितनी फास्ट है, कितनी एजिलिटी है इनकी, कितना अच्छे से ये टीम वर्क करते हैं। विथ तेजस सिंबलाइजिंग एनर्जी एंड ब्रिलियंस। जो तेजस है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, ये भी आता है आपको, पूछा जाएगा अच्छा तेजस और तारा है, बताइए जो तेजस है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, क्या किस चीज को वो डेडिकेट कर रहा है, वो एनर्जी एंड ब्रिलियंस की बात कर रहा है। और जो तारा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गाइडेंस एंड एस्पिरेशन। ये पता होना चाहिए आपको। तेजस है ना, तेज तेज कौन दौड़ सकता है, जो बड़ा ब्रिलियंट होगा, बड़ी एनर्जी जिसमें होगी। तारा, तारा क्या करता है, आसमान में तारा होता है वो हमको गाइड करता रहता है। अच्छा ये नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि आपको याद है पुराने वक्त में तो नहीं होते थे कोई भी किसी तरीके के मैप या कुछ भी सिस्टम्स नहीं होते थे जैसे ना आपके। तो वो क्या करते थे, तारों को देख के, जो भी आपके नाविक होते थे, सेलर्स होते थे, वो अपनी बोट चलाते थे तारों को देख के। उसके बेस पे उनको पता होता था हमने नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है। तो तारा क्या करता है, गाइड करता है और एस्पायर करता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं हम इसको। तेजस से एनर्जी एंड ब्रिलियंस, तारा गाइडेंस एंड एस्पिरेशन। KKFI have roped in Tiger Shroff as co-brand ambassador for Kho-Kho World Cup 2025 along with सलमान खान। अब ये भी पता होना चाहिए आपको, एक सिंपल सा शॉर्ट सा क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए आपका जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 उसमें आपके कौन थे ब्रांड एम्बेसडर, तो टाइगर श्रॉफ और साथ में सलमान खान।
वर्ल्ड कप ऑफिशियल टैगलाइन क्या रही इसकी? ये जो वर्ल्ड कप हुआ आपका जनवरी के अंदर, इसकी ऑफिशियल टैगलाइन क्या थी? द वर्ल्ड गोज खो, द वर्ल्ड गोज खो, बस इतना सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली डिमाइज जिमी कार्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है जिमी कार्टर जी। तो जिमी कार्टर जिनका हाल ही में डिवाइस हुआ है, उनसे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दी हैं, तो वो आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है। First, Jimmy Carter was awarded the Nobel Peace Prize in 2002 for his efforts to advance democracy and spelling mistake है यहाँ पे, human rights and peaceful solution to international conflict. जिमी कार्टर को बोलते हैं नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2002 के अंदर, जो भी उन्होंने एफर्ट दिए थे एक डेमोक्रेसी को एडवांस करने के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए और पीसफुल सॉल्यूशन जो दिए थे उन्होंने, जो इंटरनेशनल लेवल की कन्फ्लिक्ट हुए थे। बिल्कुल सही है ये, आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में जिमी कार्टर डिटेल में। नेक्स्ट, जिमी कार्टर साइंड द पनामा कैनाल ट्रीटीज इन 1977 ensuring the return of canal management to Panama। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी कि जो जिमी कार्टर है उन्होंने साइन किया था पनामा कैनाल ट्रीटी को 1977 में और इंश्योर किया था कि जो आपका कैनाल मैनेजमेंट है वो पनामा के वहां से होके जाएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपकी, बोथ 1 and 2। जिमी कार्टर कौन थे ये? इनके बारे में आपने सुना होगा, ये थे आपके यूएस के प्रेसिडेंट, इन नोबेल पीस विनर भी हैं ये। इनका अभी 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। यूएस के जब ये प्रेसिडेंट थे, कौन से नंबर के थे ये? 39 नंबर के थे। जैसे कि आपको पता भी हाल ही में आपके यूएस में इलेक्शन हुए, फिर वहां पे आपके नए प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, वो कौन से नंबर के बने थे? 47 नंबर के बने हैं वो। और जो जिमी कार्टर थे ये कौन से नंबर के हैं? 39 नंबर के हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। As the 39th president of the US, he played a pivotal role in brokering peace in the Middle East during his tenure from 1977 to 1981। बोला जा रहा है कि जब ये 39th नंबर के प्रेसिडेंट थे आपके यूएस के, तो इन्होंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एक पिवोटल रोल प्ले किया था, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो आपका ये मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसमें इन्होंने पीस, शांति स्थापित करने में रोल, मतलब इन्होंने प्ले किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 2002 में कार्टर वॉज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज फॉर हिज डिकेड्स of untiring efforts to find peaceful solution to international conflict, to advance democracy, human right and to promote economic and social development। 2002 में इन्हें याद रखना आपने कौन सी ईयर में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया था 2002 में। क्यों दिया गया था? कि इन्होंने जो भी आपके कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, तो उन कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस दिए और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया, तो इसके लिए इनको दिया गया। और इन्होंने इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया था। अब इनकी लाइफ के कुछ जो भी इम्पोर्टेंट इनके करियर के कुछ हाइलाइट्स हैं उनको देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है पनामा कैनाल, सब जानते हैं पनामा सिटी, पनामा कैनाल। ये आपका आता है आपका, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, देखो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहाँ पे बीच में आपकी ये वाला पार्ट आता है आपका सेंट्रल अमेरिका। इधर आती है आपकी टोटल 4, 5, 6, 7 कंट्रीज आती हैं। ये पहले बिल्कुल अटैच था, एक सेकेंड, देखो मैं आपको एक मिनट, मैप होगा यहाँ पे, मैं बताती हूँ आपको। मैप ही नहीं डाला वो मैंने, अच्छा ऐसे ही बताती हूँ। तो जैसे कि आपके दो वो अभी मैंने आपको बनाया कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बीच से लैंड एरिया था। तो पनामा कैनाल कैसे बनाई गई थी? ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर इन ऑफिस, Carter went back on a campaign promise and decided to hand back management of the Panama Canal to the nation of Panama, which had been US military control
since its construction at the start of the 20th century. The signing of the canal treaties with Panamanian leader Omar Torrijos on September 7, 1977. एक्चुअल में मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ये वाला जो लैंड एरिया था और ये वाला जो लैंड एरिया था, यहाँ पे भी लैंड एरिया था। तो अगर आपको इस वाली जगह से यहाँ को कुछ भी ले जाना है तो कैसे एक्सपोर्ट करना पड़ता था? वो एक्सपोर्ट करना पड़ता था इधर से घूमते हुए फिर आप यहाँ पहुँचते थे। तो कितना लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। बोला ये तो नहीं बनेगी बात। तो क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो थी ये वाला जगह, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक कैनाल बनाई इस जगह पे, यहाँ पे कैनाल बनाई। और ये जो जितना भी टाइम आपका जा रहा था इतना घूम के, वो रिड्यूस होके फिर ये कहाँ से जाता था, ये इधर से, यहाँ से यहाँ। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो जो पनामा कैनाल का बनाने का श्रेय भी ये दिख रही, देखो आपको पनामा कैनाल्स होती हैं जो आपके ना लैंड एरिया को थोड़ा सा खोद के बना दिया जाता है। ह्यूमन लगते हैं, ह्यूमंस के थ्रू क्या करते हैं, खुदाई कर करके इतना लैंड एरिया खोद देते हैं कि वहां से ना वाटर बॉडी निकल आती है, और इस तरीके से एक काफी बड़ी कैनाल बना देंगे ताकि वहां से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके। तो आपका इतना टाइम बच जाएगा। फिर उसके बाद तो एक तो इनका जो टेन्योर था उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज थी ये। तो इनके फर्स्ट ईयर जब इनका ऑफिस में था तो कार्टर वेंट बैक ऑन अ कैंपेन प्रॉमिस, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस तरीके के पनामा कैनाल को बनाएंगे, और पूरा उन्होंने उस चीज को वो सक्सेसफुल भी रहे। फिर दूसरा, कैंप डेविड अकॉर्ड्स। सितंबर 1978 में कार्टर ने इनवाइट किया इजरायली प्राइम मिनिस्टर को। इजराइल मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट में था, चारों तरफ से इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट चले हुए थे। तो उस दौरान इन्होंने साथ दिया इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का। तो सितंबर 1978 कार्टर इनवाइटेड इजरायली प्राइम मिनिस्टर, कौन थे उस टाइम इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, मेनाकेम बेगिन एंड इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सादत टू कैंप डेविड, द प्रेसिडेंशियल रिट्रीट आउटसाइड वाशिंगटन के बाहर इन्होंने इस तरीके से इनको इनवाइट किया, और वहां पे इन्होंने एक शांति दूत की तरह काम किया। आफ्टर 13 days ऑफ सीक्रेट नेगोशिएशन, मतलब कि इन्होंने 13 दिन बड़े चुपचाप से गुपचुप होकर नेगोशिएट किया। अगर दो के बीच में, मान लो कि दो आपकी टीम से दो लोगों के बीच में बहुत बुरी तरह से लड़ाई चली हुई है आपस में, तो मैंने क्या किया, आप में से 2 जनों को बुलाया सीक्रेटली कहीं पे, बाकी क्लास को किसी को भी इंटरप्ट नहीं किया, चुपचाप से 2 को बुलाया साइड में, उनके साथ मैंने 13 days तक चुपचाप से नेगोशिएशन करती रही कि आप ये जो भी आपका जो कन्फ्लिक्ट चला है इसको रिजॉल्व कर दो, इससे ये नुकसान हो रहा है, आप बड़े बड़े जो ब्लास्टिंग कर रहे हो, आपकी पब्लिक परेशान हो रही है, देश में सिचुएशन ठीक नहीं रह रही है। तो इस तरीके से इन्होंने किया। 13 days of secret negotiation under Carter's mediation. 2 accords were signed that ultimately lead to a peace treaty the following year. और बाद में ये मान गए, और जब ये मान गए तो शांति समझौता हो गया। तो उसमें इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था, जिसको हम जानते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड्स के नाम से, जो साइन हुआ था 1978 में, लीड टू द इजिप्ट इजराइल पीस ट्रीटी ऑफ 1979। तो इजिप्ट और इजराइल के बीच में इन्होंने क्या करवाया था, शांति समझौता करवाया था। ठीक है। The accords ensure that both Egypt and Israel achieved their primary goals. Egypt regained the Sinai Peninsula that Israel had captured during the Six-Day War in 1967, while Israel received its first formal recognition from an Arab state. दूसरी बात पता क्या होती थी, अब इसके बारे में हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में के अंदर जाना पड़ेगा काफ़ी डेप्थ में, तो वो फिर बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। थोड़ा हल्का हल्का सा मैं आपको बताती हूँ। इनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी था। दूसरा ना, इजराइल को कोई भी वो मानना ही नहीं चाहता था, इसको कोई कंट्री नहीं मानना चाहता था, कोई रिकॉग्निशन ही नहीं देता था। जब इन्होंने इस तरीके से ये पूरा सिस्टम किया, इजिप्ट और इजराइल के बीच में अच्छे से शांति समझौता किया, क्योंकि इजिप्ट ने भी रीगेन कर लिया फिर सिनाई पेनिनसुला, जिसको इजराइल ने रिकैप्चर किया हुआ था उन्होंने।
उसको मतलब बोल सकते हो उनसे हड़पा हुआ था। वो भी उन्होंने फिर बोला ठीक है, शांति समझौता तो हो ही रहा है। तो इज़राइल ने बोला इजिप्ट को, ले आप ना अपना जो सिनाई पेनिनसुला ये ले लो वापस। तो दे दिया उनको। पहले इनकी 6 दिन की वॉर चली थी 1967 में, जिस दौरान इज़राइल ने उसको कैप्चर कर लिया था। फिर इज़राइल ने रिसीव किया अपना फर्स्ट, उसके बदले में साथ में इजिप्ट ने बोला ठीक है ना, आपने हमारा सिनाई पेनिनसुला हमें दे दिया, चलो हम आपको एक कंट्री मानते हैं। और इज़राइल रिसीव्ड इज फर्स्ट फॉर्मल रिकॉग्निशन फ्रॉम एन अरब स्टेट। और आपको पता है कि इजिप्ट क्या है, एक अरेबियन कंट्री है, तो एक अरब स्टेट है। तो इज़राइल पहला बन गया था इस तरीके से जिसको फर्स्ट फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया गया था एक अरब स्टेट से। और वो कौन अरब स्टेट था आपका? वो था आपका इजिप्ट। जब भी हम एक वर्ल्ड लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट वर्ड पढ़ेंगे तो आप समझ जाना कि वो स्टेट किसको डेजिग्नेट कर रहा है, वो कंट्री को मेंशन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड डॉक्टर पेरी सिल्वेन फिल्यूजेट, द फ्रेंच इंडियन संस्कृत स्कॉलर हु रिसेंटली पास्ड अवे, रिसीव्ड द पद्मश्री? एक तो हमने पद्म भूषण जी वाले देखी थी अभी ऊपर, है ना, और साईं जी। तो अब नेक्स्ट है आपसे कि पद्मश्री जिनको दिया गया था उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर पेरे सिल्वेन फिलोजेट, जो कि एक फ्रेंच इंडियन संस्कृत स्कॉलर है। तो उनका बोलते निधन हो गया है, तो बताइए उन्हें पद्मश्री कब दिया गया था? तो आप देखो ना, डॉक्टर पेरी जी ना बड़ी खुश थी कि उनको पद्मश्री दी है। अभी ताजा ताजा तो बेचारे को मिला हुआ था उनको, है ना। तो कब ताजा ताजा कब मिला होगा? 2024 में। तो 2024 में उनको मिला था और अभी मिलने की ही देर थी, और वो इतना खुश होगी कि वो भगवान जी के पास ही चले गए। तो डॉक्टर पेरी सिल्वेन फिल्यूजेट, द फ्रेंच इंडियन संस्कृत स्कॉलर हु रिसेंटली पास्ड अवे, रिसीव द पद्मश्री। तो आपका आंसर हो गया आपका 2024। फ्रेंच संस्कृत स्कॉलर हैं ये, आपकी पद्मश्री अवार्डी हैं। नाम थोड़ा सा और सा है इनका, तो याद रखना आपने। इनका नाम है डॉक्टर पेरे सिल्वेन फिलोजेट। ये एक नोटेड आर्ट हिस्टोरियन है, एपिग्राफिस्ट है एंड अ रेसिपिएंट है आपके कन्नड़ राज्योत्सव अवार्ड की। तो ये आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि कन्नड़ वर्ड यूज हो रहा है, तो इट मीन्स ये आपके साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। दूसरा, ये एक आर्ट हिस्टोरियन है और एपिग्राफिस्ट है। एपिग्राफिस्ट से आपको एक क्वेश्चन याद आया होगा जो हमने अगस्त मंथ का 2024 का पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? हमने एक अवार्ड देखा था वीवी करके, एपिग्राफी वाला, और जो विनर थे वो भी आपके वी करके ही थे। तो वहां पे हमने समझा था कि एपिग्राफर होते क्या हैं। एपिग्राफर होते हैं जो भी आपके जो शिलालेख होते हैं, पुरानी पुरानी जो होता है ना, जैसे देखो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी जैसे सिविलाइजेशन थी हड़प्पा, मोहनजोदारो, या फिर हम हिमाचल के कंटेक्स्ट में ही पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं। तो अब आप और मैं जाएंगे तो हमें थोड़ी ना वो पढ़नी आएगी। तो उन उन जो आपकी बिल्कुल डिफरेंट टाइप की जो ऐसी इंस्क्रिप्शंस होती हैं, उनके ऊपर जो रिसर्च करते हैं, उनको जो पढ़ते हैं, उसका मीनिंग हम तक पहुंचाते हैं, वो होते हैं एपिग्राफिस्ट। तो ये थे एक आर्ट हिस्टोरियन और एपिग्राफिस्ट। बेचारे इतने खुश हो गए 2024 में मुझे पद्मश्री मिल गया, तो और ये भगवान जी के पास पहुंच गए। एन एपिग्राफिस्ट इज अ स्कॉलर हु स्टडीज इंस्क्रिप्शंस और राइटिंग्स कार्व्ड इनटू स्टोन, मेटल एंड अदर मटेरियल। जो बड़ी पुराने वक्त में जो स्टोन के ऊपर, मेटल के ऊपर या मटेरियल्स के ऊपर जो कार्व कर करके, कुरेद कुरेद करके लिखा हुआ था, उन इंस्क्रिप्शंस को जो पढ़ते हैं वो होते हैं आपके एपिग्राफिस्ट। 2024 में पद्मश्री मिला और सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर फॉर संस्कृत रिसीव्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 2014 में, और 10 साल पहले इनको क्या मिला था आपका, मतलब 2024 में पद्मश्री, और उससे 10 साल पहले 2014 में इनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया गया था संस्कृत के लिए, जो कि इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्कर सोलर प्रोब मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय। अच्छा देखो, नाम से पता लग रहा होगा आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द पार्कर सोलर प्रोब मिशन, अच्छा मिशन है पक्का में, ये क्या किया होगा, किसी स्पेस एजेंसी ने भेजा होगा। नाम से पता लग रहा है सोलर प्रोब, तो समझ गए होंगे आप, सोलर का मतलब सूरज, सन के ऊपर भेजा होगा। तो बोलते इसको किसने लॉन्च किया है पार्कर सोलर प्रोब मिशन को? तो इसको लॉन्च किया है नासा ने। नासा क्या है आपका? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। पता है आपको कहाँ का है ये? यूएस की स्पेस एजेंसी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की कौन है हमारी? इसरो है। जाक्सा है यहाँ पे लिखी हुई, ये जापान की है। ईएसए कहाँ की है आपकी? ये यूरोप की है। ठीक है, तो नासा ने किया है। नासा प्रोब मेक्स क्लोजेस्ट एवर पास बाय द सन।
तो नासा प्रोब ने क्या किया है, क्लोजेस्ट बिल्कुल सन के मतलब पास ही ये जाएगा, ये जो इनका मिशन है। अगर आपको पता होगा हमारी इंडिया की तरफ से भी गया था, एक सन की ही स्टडी के लिए हमने भी बनाया है। तो चलो मैं बता देती हूँ। हम आपने जैसे सूरज भगवान के आपको पता है ना, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, पर्यायवाची लोग हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि सूर्य भगवान को दिवाकर बोलते हैं, रवि बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं। तो बस इसी में से एक नाम था आदित्य L1, वो भेजा था हमने, भारत ने। और नासा वालों ने भेजा आपका पार्कर सोलर प्रोब। इसके बारे में समझते हैं। NASA's pioneering Parker Solar Probe made history when it flew closer to the sun than any other spacecraft, with its heat shield exposed to scorching temperatures topping 930 डिग्री सेल्सियस। और इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2018 में। द स्पेसशिप इज ऑन अ 7-year मिशन, तो 7 साल का ये मिशन चला था। और लॉन्च व्हीकल है डेल्टा 4 हैवी विथ अपर स्टेज, became the first spacecraft to fly through the corona, the sun's upper atmosphere in 2021। और ये बन गया था आपका वर्ल्ड का पहला एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट 2021 के अंदर जो बिल्कुल सन के जो अपर एटमॉस्फेयर, जो कोरोना वाला रीजन है जहाँ सबसे ज्यादा हीट होती है, वहां से होके गुजरा। मुझे जो नासा का जो है पायनियरिंग पार्कर सोलर प्रोब है, इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, इसने हिस्ट्री बना दी है। कैसे? जब ये बिल्कुल सन के काफी क्लोज से होते हुए गया देन एनी अदर स्पेस, कोई भी स्पेसक्राफ्ट अभी तक इतने क्लोज से नहीं गया है, तो इसलिए इसने क्या कर दी, हिस्ट्री बना दी। और जो इसकी हीट शील्ड भी है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है कि आपके वो 930 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के वहां से होते हुए वो मतलब उसको सहन करते हुए निकल गया। The mission objective of the Parker Solar Probe are to study the structure and dynamics of the sun's corona, the sun's magnetic field and the solar wind। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पार्कर सोलर प्रोब का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, नाम से पता लग रहा है, पार्कर सोलर मतलब सूरज से रिलेटेड है। तो जो भी आपका स्ट्रक्चर और डायनामिक्स देखनी है सन की कोरोना की, सन की मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड्स जो चलती हैं उसके बारे में इन्होंने स्टडी करना है। टू अचीव दिस the probe will make a total of 24 close approaches to the sun over the course of its mission, getting as close as 3.83 million miles from the sun's surface, which is about 7 times closer than any previous spacecraft। तो इसको अचीव करने के लिए बोलते हैं आपके टोटल इसके 24 क्लोज अप्रोचेस रही सन के बिल्कुल नजदीक से, और इसने बिल्कुल क्लोज किया 3.83 मिलियन माइल्स, जिसने सन के सरफेस के काफी नजदीक से गया, जो कि आपका कोई भी आज तक जो गया है उससे 7 टाइम क्लोजर है, मतलब इतना ज्यादा नजदीक से होके गया ये। फीचर्स क्या है इसकी? मास 685 kg एट लॉन्च एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट है, आपका ISIS मींस इंटीग्रेटेड साइंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सन, वाइड फील्ड इमेजर ऑफ सोलर प्रोब एंड सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स अल्फाज एंड प्रोटॉन्स। ये याद रख सकते हो, अच्छी बात है। नहीं रख सकते हो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर साइंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना थोड़े, मुझे लगता है कि उनको समझने में बच्चों को थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसको इसलिए दोबारा से एक बार करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि पार्कर सोलर प्रोब मिशन है, उसको लॉन्च किया किसने? आपके नासा ने। एक तो आपने ये याद रखना है, सिर्फ लर्निंग फैक्ट बताऊंगी आपको, लर्न क्या करना है। क्यों इसने ये किया है, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में आया है ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि ये सन के बहुत ज्यादा नजदीक से होके गुजरा। कितना नजदीक? उससे पहले जितने भी स्पेसक्राफ्ट गए थे उससे भी 7 टाइम क्लोजर। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज, कितना डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर था उसको इसने क्या किया, नॉच किया या शॉर्ट किया, 930 डिग्री। अच्छा ठीक है, ये लॉन्च कब किया गया था? अगस्त 2018 में किया गया था। कितने साल का मिशन था? 7-year मिशन था। ये चीजें याद रखनी है आपने। लॉन्च व्हीकल कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आपने हमारे होते ना PSLV C-51, ऐसे हम डिफरेंट पढ़ेंगे, कोई हम चंद्रयान के कंसेप्ट में पढ़ेंगे, कोई हम आदित्य L1 के इसके बारे में सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो इसका पार्कर सोलर प्रोब का लॉन्च व्हीकल था डेल्टा 4 हैवी विद अपर स्टेज, ये आपको याद होना चाहिए। और कब लॉन्च हुआ ये याद होना चाहिए। कितने डिग्री सेल्सियस को इसने लॉन्च किया है? तो 930। और ये पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है जिसने क्या किया, फ्लाई थ्रू द कोरोना, जो कोरोना से होके गुजरा है, सन के कोरोना से। बहुत ज्यादा हीट होती है कोरोना में, तो मतलब जो सन का जो हॉटेस्ट पार्ट होता है वो उसका कोरोना होता है। एंड सन्स अपर एटमॉस्फेयर कब गया था ये? सबसे पहले इसने फ्लाई किया था, आपका फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था 2021 में।
और अभी ये न्यूज़ में आया था क्योंकि बिल्कुल ही सन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से होके गया। इतना सा याद रखना है आपने। फिर मास रख सकते हो यार, ठीक है, बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए, रीड कर लेना आप एक बार इसको। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हैज पंजाब रिसेंटली अचीव द माइलस्टोन टू प्रोवाइडिंग 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी वो स्कीम है जिसके तहत पंजाब ने अभी हाल ही में क्या किया है, एक माइलस्टोन अचीव किया है जिसमें उन्होंने अपने रूरल हाउस होल्ड, जो आपके गांव में घर होते हैं, उनको 100% पाइप वाटर सप्लाई प्रोवाइड की है। तो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इजीली हम एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। हर घर जल, तो हर घर जल, तो हर घर जल मतलब कि हर एक के घर में एक टैप वाटर होना चाहिए। तो हर घर जल जो कि और किसके अंडर था, ये एक सब स्कीम थी हर घर जल। ये आती है आपकी जल जीवन मिशन के अंदर। पहले जल जीवन मिशन आया, उसी के अंडर फिर एक और स्कीम लॉन्च की गई थी, हर घर जल। समझते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पंजाब अचीव्स 100% पाइप वाटर सप्लाई। तो 2025 के अंदर न्यूज में आ गया पंजाब, क्योंकि पंजाब ने 100% पाइप वाटर सप्लाई क्या किया, अचीव किया। अब ऐसा नहीं है कि ये पहला स्टेट बन गया है जिसने 100% पाइप वाटर सप्लाई लॉन्च की है, मतलब अचीव किया है। तो सबसे पहला था आपका गोवा, और हमारा हिमाचल भी है, और भी बहुत से हैं। तो वो आपने अब समझने हैं। Punjab has recently achieved milestone by providing 100% piped water supply to all rural households falls under the central government's हर घर जल स्कीम। पंजाब ने रिसेंटली अचीव किया है ना, और कौन सी स्कीम के अंडर किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हर घर जल स्कीम के अंडर किया है। अच्छा ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब न्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी स्कीम का पार्ट है हर घर जल, ये है जल जीवन मिशन का। अब जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? द स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन अगस्त 15, 2019 एज पार्ट ऑफ द जल जीवन मिशन। तो ये जो हर घर जल स्कीम है, ये लॉन्च अनाउंस की गई थी आपकी 15 अगस्त 2019 को, जो कि पार्ट थी जल जीवन मिशन का। तो जल जीवन मिशन उससे पहले आपकी लॉन्च हुई थी, उसको भी हम पढ़ेंगे, उसकी डेट क्या थी, एग्जैक्ट डेट। अगर मैंने यहाँ पे नहीं किया है तो आपके लिए होमवर्क आप लिख लो। आपने मुझे बताना है कि जो जल जीवन मिशन है, ये भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, ये कब की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर घर जल तो आपको पता लग गया। The scheme aims to provide 55 liters of tap water per person per day to every rural household by 2024। ये लाइन आपको एग्जैक्ट लर्न होनी चाहिए कि इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि 55 लीटर ऑफ टैप वाटर आपका पर पर्सन पर डे हर एक रूरल हाउस होल्ड को मिलना चाहिए। अदर स्टेट विद 100% पाइप वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड अंडर हर घर जल। तो कौन कौन से हैं इससे पहले ऑलरेडी जिन्होंने 100% पाइप वाटर सप्लाई अचीव कर ली है रूरल हाउस होल्ड के अंदर? ये भी ध्यान रखना है कि रूरल लिखा है कि अर्बन लिखा है, इस चीज के ऊपर भी आपने ध्यान रखना है। तो नंबर 1 पे जो सबसे पहला भारत का हमारा स्टेट बना था वो था गोवा। अब आपके लिए होमवर्क कि गोवा जो सबसे पहला, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपने बताना है कि कौन से ईयर में गोवा बना था, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश ने भी ये टारगेट आपका अचीव कर लिया है। देन आपका हरियाणा ने भी, तेलंगाना ने भी, गुजरात ने भी, और हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश ने भी, और हमारे प्यारे मिजोरम ने भी। तो कुछ ये हमारे बड़े अच्छे अच्छे स्टेट हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, और जो बाकी स्टेट्स हैं वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब यूटी भी है। यूटी कौन कौन सी है? तो 3 यूटी हैं आपकी जिन्होंने आपका 100% पाइप वाटर सप्लाई जितने भी रूरल हाउस होल्ड है उनको क्या किया है, पूरा ये टारगेट अचीव किया है। तो उसमें से सबसे पहली यूटी कौन थी, ये क्वेश्चन आता है। अब आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में यूटी पूछा है कि स्टेट पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इनको। यूटी है आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, नंबर 1 पे जो रही थी आपकी, जिसने सबसे पहले अचीव किया था। फिर दादरा नगर एंड दमन दीव। आपको पता है कि पहले दादरा नगर हवेली अलग यूटी होती थी, दमन दीव अलग होती थी, अब इनको भी कंबाइन करके एक बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चंस लिखते जाना और मेरे को भी व्हाट्सएप करने हैं आपने ये। तो दादरा नगर हवेली और जो दमन दीव है, अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि बताना मुझे ये कौन से ईयर में ये दोनों को कंबाइन कर दिया गया था और फिर एक यूटी बना दिया गया था। और थर्ड है आपकी पुडुचेरी। तो ये 3 यूटी हैं आपकी जिन्होंने 100% पाइप वाटर सप्लाई को अचीव किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द 18th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज सूर्य किरण बी कंडक्टेड?
18वें नंबर का जो एडिशन है आपका एक्सरसाइज सूर्य किरण का, वो कहाँ पे कंडक्ट किया? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य किरण होती किस किस के बीच में है। सूर्य किरण होती है हमारी इंडियन आर्मी और आपकी नेपाल की आर्मी के बीच में। देखो नेपाल ना बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है, ऊपर से ना सूरज निकलता हुआ दिखता है वहां को। तो सूर्य किरण, सूर्य की किरणें कहाँ से पड़ रही है? ऊपर हिमालयाज है, हिमालयस के बिल्कुल वहां पे नेपाल के ऊपर पड़ रही है, सबसे पहले सर के ऊपर है बिल्कुल हमारे नेपाल, है ना। तो ऐसे रख सकते हो आप, सूर्य की किरणें पड़ रही है नेपाल से होते हुए। तो नेपाल और हमारे प्यारे भारत के बीच में होती है सूर्य किरण एक्सरसाइज। कौन से नंबर का एडिशन था? 18th नंबर का एडिशन था। ये कंडक्ट कहाँ पे किया गया? सलझंडी नेपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सलझंडी नेपाल के अंदर द इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट कंप्राइजिंग 334, मतलब कि 334 जो पर्सोनल थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन 18th एडिशन ऑफ बटालियन लेवल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। तो 334 जो पर्सोनल थे आपके, टोटल जो हमारे ऑफिसर्स थे, है ना, जो भी उसके अंदर थे आपके लोग 334, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन सलझंडी नेपाल, और ये हुई आपकी 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के बीच में। तो इतने दिन ये चली सलझंडी नेपाल में। और ये एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है जिसको ऑल्टरनेटिवली कंडक्ट किया जाता है, मतलब ये हर साल होती है। ऑल्टरनेटिवली का मतलब है अगर अभी 18th एडिशन आपका नेपाल में हो रहा है, अगला जो 19th नंबर का एडिशन होगा वो कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। फिर अगला कहाँ पे होगा? नेपाल में होगा। फिर अगला कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। तो बारी बारी क्या करते हैं ये लोग करते हैं। The Indian Army contingent is being led by a battalion from the 11th Gorkha Rifles. जो इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट है वो क्या गए, उन्होंने क्या किया उनकी तरफ से बोलते हैं, हमारी तरफ से कौन सी गए? अब आपको पता है कि वहां पे आर्मी भेजी होगी हमने, आर्मी में पूरी आर्मी तो नहीं भेजी होगी, कोई ना कोई बटालियन भेजी होगी। तो बटालियन तो हमने भेजी, लेकिन कौन सी इससे भेजी? हमने भेजी है 11th नंबर की गोरखा राइफल, ठीक है। और नेपाल की तरफ से कौन थी आपकी? श्रीजंग बटालियन। तो वहां की तरफ से थी श्रीजंग बटालियन और हमारी तरफ से थी 11th गोरखा राइफल की बटालियन। The aim of Exercise Surya Kiran is to enhance interoperability in jungle warfare, counter-terrorism operation in mountains, and the humanitarian assistance and disaster relief under UN Charter. देखो क्या बोल रहे हैं कि सूर्य किरण, ठीक है, इन्होंने एक्सरसाइज की है, लेकिन ये फोकस किसके ऊपर करेगी? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। जब एयरफोर्स करती है तो आपको पता है वो देखती है एयर थ्रेट वगैरह को। अब ये क्या करेगी? जंगल वॉरफेयर को देखेगी। जंगल में अगर कुछ कोई सिचुएशन आती है नक्सलवादियों की या कुछ भी, या टेररिज्म को काउंटर करना है, माउंटेन्स के अंदर अगर टेररिज्म मतलब होता है, कुछ होता है, तो उसको कैसे हमने काउंटर करना है। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, अगर कहीं पर डिजास्टर आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो किस तरीके से हमने वहां पे हेल्प करनी है। और ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ वाला है ना, ये पहले नहीं होता था। इसको ये यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर है, अब इसको ना सब जगह आपको देखने को पड़ेगा, मतलब इन्वॉल्व कर दिया हुआ है। द फर्स्ट इंडो नेपाल ज्वाइंट आर्मी ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसको हम सूर्य किरण बोलते हैं, ये शुरू कब हुई थी? 2011 में हुई थी, ठीक है, 2011 में, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year was the construction of the world largest dam on the Yarlung Zangpo river announced by China? अगर आपको याद होगा तो जब भी हमने जुलाई और अगस्त करंट अफेयर कर रहे थे, उसमें मैंने 2-3 बार ये बोला था आपको कि एक आपका डैम बनने जा रहा है, जिसने क्या कर दिया है, चाइना बनाने जा रहा है, इसने हमारे भारत में और हम बांग्लादेश में उनकी नाक में दम करके रखा हुआ है। इसको समझते हैं, इसको बड़े अच्छे से समझेंगे हम, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोल रहे हैं ये जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनने जा रहा है, कौन सी रिवर के ऊपर? यारलुंग ज़ैंगपो या फिर सांगपो, जिसको हमारे प्यारे भारत में बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा, और बांग्लादेश में जिसको बोला जाता है जमुना, ठीक है। हम इस रिवर को किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, है ना। हम पढ़ते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना। तो ब्रह्मपुत्रा आपको पता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला है, अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह में वहां पे फ्लो करती है, और हमारी इंडिया की बहुत बड़ी रिवर है ये, बहुत ज्यादा पानी आता है इसमें। फिर जब ये हमारे इंडिया से होते हुए जाती है असम से, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, फिर वहां से जब ये जाती है तो ये एंटर करती है बांग्लादेश में। जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो वहां पे भी तीस्ता इसके साथ मर्ज होती है, और वहां पे ये जमुना के नाम से जानी जाती है, और बहुत बड़ा फ्लो है। दूसरी तरफ से हमारे भारत से गंगा आती है,
फिर गंगा में भी जब जैसे एंटर करती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश के लोग गंगा नहीं बोलते हैं, वो किस नाम से बोलते हैं उनको, गंगा नदी को वो बोलते हैं पद्मा के नाम से। फिर ये दोनों रिवर मिलती हैं, आपकी गंगा भी और ब्रह्मपुत्रा भी, बांग्लादेश वाले बोलेंगे पद्मा भी और जमुना भी। जब ये दोनों मिलती हैं तो ये मेघ बरसा देती है, तो फिर इसको जाना जाता है मेघना नाम से। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको हम जानते हैं सुंदरवन डेल्टा के नाम से। तो आप सोचो, अगर चाइना इसके ऊपर डैम बनाने जा रही है, वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम, तो उससे कितना थ्रेट होगा। उससे दो चीजें होंगी, भारत को भी बांग्लादेश को भी। या तो पड़ जाएगा सूखा, है ना, वो पानी रोक देंगे, पानी नहीं आएगा। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, असम है, सब उसके ऊपर मतलब डिपेंड है। या तो वो फ्लो बढ़ा देंगे, तो तबाही तबाही मच जाएगी, भारत में भी, हमारे नॉर्थ ईस्ट में, और आपके बांग्लादेश में भी। तो इसलिए ये है न्यूज में बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा आजकल डिस्कशन का वो भी बना हुआ है। अब इसको समझते हैं। तो बोल रहे हैं कि किस साल उन्होंने, चाइना ने अनाउंस कर दिया था कि हम इतना बड़ा डैम बनाएंगे। तो जब दुनिया में आपका कोविड फैला हुआ था, जो कि चाइना की ही देन है, चाइना ने ही कोरोना वायरस बनाया था, तो दुनिया को उन्होंने कर दिया कोरोना में बिजी, और खुद उनके चला था ये वाला प्रोग्राम। तो 2020 इंडिया कंसर्न्ड एज चाइना टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम इन तिब्बत। तो तिब्बत के अंदर बनेगा ये, जिसको वो बोलते हैं कि वो उनका पार्ट है। अच्छा, द चाइनीज गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स ग्रीन सिग्नल टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन द रिवर यारलुंग ज़ांगपो सांगपो known as the Brahmaputra in India on the eastern rim of the Tibetan Plateau। तो आपको पता है उस टाइम इन्होंने खाली अनाउंस किया था, अब ये न्यूज में आ गया क्योंकि अब उन्होंने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अब हम बहुत जल्दी काम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो अब इंडिया भी टेंशन में आ गया है और बांग्लादेश भी टेंशन में आ गया है कि ऐसे कैसे बना सकते हो आप, कभी भी ऐसा नहीं कर सकते ना। कोई भी रिवर होती है, इनकी प्रॉपर ट्रीटी की होती है, तो चाइना कहाँ मानता है, उसको तो अपनी हरकतों से बाज आता नहीं है। The project has raised concerns among environmentalists as it will lead to the displacement of millions of people and the destruction of the natural ecosystem in Tibet। तो इस प्रोजेक्ट के साथ कंसर्न्स भी रेज हुए हैं। अब रेज करने वाले कंट्रीज तो है ही है, इंडिया और बांग्लादेश, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट भी बोल रहे हैं कि चाइना का दिमाग खराब हो गया है। चाइना को पता भी है वो क्या करने जा रहा है। अगर वो तिब्बत के अंदर इसको बनाएगा तो मिलियंस ऑफ पीपल को वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, जगह खाली करनी पड़ेगी। जैसे दूर क्यों जाना, हमको पता है हमारा यहाँ पे पोंग डैम बना है ना, गोविंद सागर लेक बनी है, तो कितने सारे लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा था, कितने गांव खाली करने पड़े थे। तो ये तो फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनेगा, तो यहाँ पे तो जब डिस्प्लेसमेंट होगी तो वो मिलियंस में होगी, एंड इट कुड सीरियसली अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल डाउनस्ट्रीम इन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो कितना अफेक्ट करेगा, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर भी मिलियंस ऑफ पीपल क्या होंगे, इससे अफेक्ट होंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम ऑन द यालुंग ज़ांगपो रिवर वाज अनाउंस्ड बाय चाइना इन 2020। It will be the world's largest dam in the world, overtaking the Three Gorges Dam built on the Yangtze River in China। देखो ऑलरेडी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है वो भी चाइना में ही है, ये आपके लिए मतलब स्टैट का पार्ट हो गया। अब ये न्यूज में है तो आपसे पूछ लेंगे एग्जामिनर, बताइए कि अभी प्रेजेंट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम कहाँ पे है, तो वो भी चाइना में है। क्या नाम है उसका, थ्री गॉज डैम। तो वो बना है यांगत्से रिवर के ऊपर। रिवर इनकी बड़ी सेम सेम होती है ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो सांगपो है, ये है यांगत्से रिवर। जो यांगत्से रिवर है इसके ऊपर बना है थ्री गॉज डैम, जो कि ऑलरेडी कहाँ पे, चाइना के ही अंदर है। जब ये वाला वो बना देंगे ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर वाला, तो वो इसको भी क्या कर देगा, ये जो ऑलरेडी है इसको भी वो क्या कर देगा, ओवरटेक कर देगा, मतलब इससे भी बड़ा होगा वो। द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द डैम इज ओवर 1 ट्रिलियन युआन। कितनी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी हो रही है, 137 बिलियन यूएस डॉलर, मेकिंग इट द सिंगल लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक सिंगल लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। इट मीन्स कि कभी कोई भी आपकी कंट्री है वो पैसा लगाती है, बिलियंस ऑफ पैसा लगा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे ना आपके मल्टीपल। अब मोदी जी कहीं पे उद्घाटन करने जाते हैं तो वो एक तीर से 100 मतलब वो बोलते हैं ना, एक तीर से 100 क्या कहते हैं टारगेट्स कर लेते हैं अचीव। वो क्या करेंगे, इनॉग्रेट भी करके आएंगे, फाउंडेशन स्टोन भी करके आएंगे, जो कुछ और होगा उनको भी करें। ये इकलौता एक सिंगल इकलौता सिर्फ प्रोजेक्ट की बात हो रही है आपकी डैम की, और उस अकेले डैम के ऊपर इतना पैसा खर्च किया जाएगा।
तो वर्ल्ड का सिंगल लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा ये, इतने ज्यादा पैसे वाला। Currently, the Three Gorges Dam in China is the world's largest hydroelectric facility by installed capacity. It was designed to produce 88.2 billion kilowatt of power annually. इतनी वो already क्या करता है वहाँ पे annually उनको power इतनी produce करता है 88.2 billion. What in 2020 it's at a world record for power generation. और 2020 में तो उसने रिकॉर्ड ही मतलब तोड़ दिया, इतनी पावर जनरेट की थी इसने वहाँ पे चाइना के अंदर थे गॉस डैम। तभी तो इतना एडवांस इतनी इकोनॉमी मिलती है, देखो इतना कितनी इकोनॉमी बूस्ट होती है इनकी, इतनी ज़्यादा अगर वहाँ पे आपकी पावर ही प्रोड्यूस हो रही है एनुअली वो भी। फिर आगे कंसर्न्स ऑफ इंडिया, द यालुंग सैंगपो या सैंगपो रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू द नामचा वर्मा माउंटेन। देखो नामचा वर्मा जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब इसको एक मिनट पहले मैं देख लेती हूँ आगे। अच्छा ठीक है। तो देखो यालुंग जांगपो जिसको सांगपो भी बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं उसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। हम भी एकदम से उसको ब्रह्मपुत्रा नहीं बोलते हैं, पहले इंडिया में वो सिहांग या दिहांग के नाम से एंटर होती है, बाद में जब उसमें सिकांग दिकांग ये और रिवर्स मर्ज करती हैं, ट्रिब्यूटरीज मर्ज करती हैं, तब हम उसको फिर आगे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, पर मेजरली हम ब्रह्मपुत्रा ही यूज करते हैं। अब इसको समझते हैं नामचा बरवा। आपकी ज्योग्राफी कवर हो रही है, यहीं से आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कहीं से नहीं आएगा। रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, आपको पता है हर एग्जाम में रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आता है। तो वो अगर ब्रह्मपुत्रा न्यूज में है तो आपको ब्रह्मपुत्रा डिटेल में पता होनी चाहिए, वहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी सब ट्रिब्यूटरीज, उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, इंडिया में किस नाम से जाना जाता है, चाइना वो क्या कर रहा है, ये पता होना चाहिए। अब समझते हैं नामचा वर्मा। देखो यहां से ये आ रही है रिवर आपकी, आती जब ये यहाँ पहुंचती है, यहाँ पे एक डीप गॉर्ज है जिसको हम नामचा वर्वा के नाम से जानते हैं। यहाँ से ये एंटर करेगी इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करेगी, देन असम, देन एंटर हो जाएगी बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये एंट्री पॉइंट याद रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि पेपर में कि इंडिया में कहाँ एंटर होती है, तो डीप गॉर्ज नामचा वर्मा में। देयर इज अ कंसर्न दैट चाइना विल ब्लॉक और डाइवर्ट द, वही बात कि या तो ये ब्लॉक कर देगा पानी को, या डाइवर्ट कर देगा फ्लो ऑफ रिवर को, या तो ओवरफ्लो कर देगा। तो ये बहुत बड़ा हथियार होगा फिर भारत के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश के खिलाफ बाद में होगा, पहले भारत के खिलाफ होगा, क्योंकि सबसे पहले ये इंडिया से मतलब क्या करती है, आपके फ्लो करती है। तो हमने पूरा जोर लगाया हुआ है, पूरी स्ट्रेटजीज हमारे मिनिस्टर्स बना रहे हैं कि इसको हमने रोकना है होने से, क्योंकि बहुत गलत हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा। ये वाला एरिया ये 1 सेकंड में हमारा खत्म कर देंगे, ये वाला एरिया बस खोल दिए और ये वाला एरिया खत्म। China, by building the dam on the river, could use it as a weapon against India. China by storing water can cause water scarcity in India, है ना, वाटर को स्टोर कर देंगे तो इस वाले रीजन में तो बेचारे में सूखा पड़ जाएगा। By suddenly releasing the water, China can create massive flood in Arunachal, Assam and Bangladesh. फिर the Yalung Zangpo River enter India in Arunachal Pradesh and China claims that Arunachal Pradesh is part of its territory. आपको पता ही है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि आपकी जो ये लोग बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है ना, वहाँ पे करते रहते हैं गड़बड़, चाइनीज घुसते रहते हैं, बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारी टेरिटरी है। इसके लिए हमको ना इंडियन हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इंडियन हिस्ट्री में भी है या थोड़ी वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा, थोड़ा जियोग्राफी के पार्ट में भी जाना पड़ेगा। वहां पे ना हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज पढ़ेंगे। ट्रीटीज कैसी हुई है वहां पे, कुछ आपके ब्रिटिशर्स के बीच में हुई है और चाइना या तिब्बत के बीच में हुई है। तो तिब्बत के बीच में हुई है, चाइना बोलता है कि वो तो आपने उनके साथ की थी, हम उन ट्रीटीज को मानते नहीं है। तो वो है कुछ जैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, फिर आपका लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, तो वो भी नहीं मानते उन सब चीज़ों को। तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट पार्ट आ गया, वो ज्योग्राफी का पार्ट है, वैसे वो ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री का। अच्छा, तो चाइना नहीं मानता, बोलता है हम मानते ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है। तो अब और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आप समझते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड ओरिजिनेट इन द चेमा युंगदुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक, तिब्बत। अब आपने एक एक चीज लर्न करनी है और ध्यान से सुननी है। ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं वर्ल्ड के अंदर जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उनमें से एक ब्रह्मपुत्र रिवर भी है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर से। ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगदुंग, ये आपको पता होना चाहिए। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक, तिब्बत।
It is known as the Yarlung Zangpo Sangpo River in Tibet and covers a distance of 1200 किलोमीटर in Tibet. जब ये वहां से ओरिजिनेट होती है और वहां पे इसे जाना जाता है यारलुंग जैंगपो या सैंगपो के नाम से तिब्बत में, और लगभग 1200 किलोमीटर में ये क्या करती है, वहां पे फ्लो करती है. It enters Arunachal Pradesh near Namcha Varma mountain foothills and is known as सियांग और दिहांग. वही चीज बोली थी मैंने आपको. जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में ना नामचा वर्मा से एंटर करेगी हमारे प्यारे भारत में फुटहिल से, माउंटेन फुटहिल से, तो वहां पे ना एकदम से नहीं हम इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, वहां पे हम इसे जानते हैं सिहांग और दिहांग के नाम से. ठीक है. फिर असम में जब ये एंटर करेगी तो दिवांग, सिकांग और लोहित ये रिवर्स ज्वाइन करेंगी इसको, सियांग को. मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश में जब ये फ्लो कर रही है ना, तब इसको सियांग और दिहांग के नाम से जानते हैं हम. लेकिन जब जैसे ये असम के अंदर एंटर करती है तो वहां पे जो दिवांग है, सिकांग है और आपकी लोहित रिवर है, ये इसकी फर्दर मतलब छोटी छोटी रिवर्स है, तो ये क्या करती हैं आपके ज्वाइन करेंगी इसको, तब जाके ये मतलब जब जैसे सियांग में ज्वाइन करेंगी फिर ये बनेगी ब्रह्मपुत्रा. द ब्रह्मपुत्रा एंटर्स बांग्लादेश नियर डुबरी. अगला क्वेश्चन बन गया आपका कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो बांग्लादेश में एंटर करती है कहाँ पे, डुबरी नामक जगह पे. जो डुबरी नामक की जगह है वहां पे ये एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर. इन बांग्लादेश द तीस्ता रिवर ज्वाइंस इट एंड इट इज नोन एज जमुना. जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो वहां पे जो तीस्ता रिवर है वो करेगी इसको फर्दर ज्वाइन. जब वो इसको ज्वाइन करेगी तो वो किस नाम से जानी जाएगी, फिर जमुना नाम से. ये स्टैट है और आपको याद करना पड़ेगा, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे. इट फाइनली मर्जेस विद द रिवर पद्मा, गंगा इन बांग्लादेश. फिर ये फाइनली क्या करती है, वहां से जो गंगा नदी आ रही है उसके साथ मर्ज करेगी और जिसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, और ये फिर दोनों मिलके बनाती है मेघना. और फिर वहां से फ्लो जब करेगी तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और उससे पहले वो ये बनाती है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा जिसको हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं. अब इसको समझना ध्यान से. अच्छा देखो, ये है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर. यहां से निकल रही है ब्रह्मपुत्रा. ब्रह्मपुत्रा यहां से फ्लो कर रही है आपके 1200 किलोमीटर में, कहां पे, तिब्बत के अंदर. ये आ गया आपका नामचा बरवा. नामचा बरवा में ये एंटर कर गई. अब यहाँ पे क्या आपने इसको एकदम से बोल दिया ब्रह्मपुत्रा, नहीं, यहाँ पे आपने थोड़ा सा ये क्या बोला, इसको दिवांग या फिर सिहांग बोलते हैं, इसको दो नाम है, दिवांग या सिहांग. फिर फर्दर इसके साथ ना बहुत सी रिवर्स मिलती है, सुवनसिरी, लोहित, ये रिवर्स इसके साथ मिलेगी, तब जाके ये बनाएगी ब्रह्मपुत्रा. फिर ये ब्रह्मपुत्रा बनाया इसने. अब देखो, अब ध्यान रखना, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका बांग्लादेश, ये इंडिया नहीं है. जब ये यहाँ से एंटर हुई तो जब ये ब्रह्मपुत्रा यहाँ से इधर एंटर हुई तो इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना गया, जमुना. यहीं पे कहीं पे तीस्ता भी इसके साथ मिलती है. और ये हमारी प्यारी गंगा नदी आ रही है. गंगा नदी आई यहाँ पे मतलब जैसे अभी हम गंगा बोल रहे थे भारत में, गंगा 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 कर रहे थे, जैसे ही ये बांग्लादेश में पहुंची, रुको मैंने आपको क्लियर से बनाती हूँ, ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये हमारी गंगा नदी है. जैसे ये यहाँ पहुंची, बांग्लादेश ने बोला हमने नहीं बोलना गंगा गंगा, हम नहीं बोलेंगे, हम पद्मा बोलेंगे. बोला अच्छा ठीक है, तुम पद्मा बोलो. यहाँ से ऊपर से ब्रह्मपुत्रा आ रही थी, आई. जैसी अभी तक ब्रह्मपुत्रा बोलती क्योंकि इंडिया में थी, अबे बांग्लादेश में पहुंच गई. इन्होंने बोला हमने नहीं बोलना इसको ब्रह्मपुत्रा. क्यों बोले हम ब्रह्मपुत्रा, यहाँ से एक तीस्ता नदी आ रही थी और बांग्लादेश के अंदर. उन्होंने बोला हम तो इसको जमुना बोलेंगे. बोला अच्छा तुम जमुना बोलो. ये दोनों मिली, फिर ये दोनों मिल गई. यहाँ पे ये होगी आपकी पद्मा जो कि गंगा नदी थी, ये थी आपकी ब्रह्मपुत्रा जिसको इन्होंने बोला जमुना. अब ये बन गई एक नदी. अब ये एक नदी बनी, ये तो बड़ी विराट नदी बन गई, बड़े मेघ बरसा रही है, तो ये बन गई फिर आपकी मेघना नदी. अब जब ये मेघना नदी बनी तो ये बहुत ही खतरनाक नदी बन गई आपकी, और ये गिरेगी नीचे. नीचे क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल है. बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे ये बनाएगी वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टा जिसको हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा. ठीक है, ये चीज ना क्लियर होनी चाहिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं. टाइम लग रहा है बट ये आपका बहुत सारा पार्ट कवर हो रहा है. अच्छा ठीक है,
तो ये आपने अच्छे से समझ लिया। अब साथ में ना थोड़ा सा एक करना, वैसे इसमें डाली थी बट क्लियर नहीं आई है। अब आपको ब्रह्मपुत्र रिवर न्यूज में थी तो आपको पता होनी चाहिए इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब इसकी राइट साइड से कौन इसमें मर्ज हो रही है, इसके लेफ्ट साइड से कौन इसमें मर्ज हो रही है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी लोहित है, दिबांग है, धनसरी है, दिहांग है, धनसरी है, कपिला है। फिर राइट बैंक में आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि क्लियर नहीं है, सुवनसरी है, कामेंग है आपकी, ये मुझे भी नहीं दिख रही है, तिस्ता है। तो ये कुछ रिवर्स इसकी राइट बैंक लेफ्ट बैंक, ये आपको एक तरह से आप होमवर्क भी समझ लो, ये आपने करके लाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पेसएक्स मिशन इज करेक्ट। ये मिशन आपका इतना ज्यादा न्यूज में था, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है आपकी कि स्पेसएक्स इज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू डेमोन्स्ट्रेट स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग टेक्नोलॉजी। क्या ये स्पेसएक्स आपके भारत का फर्स्ट मिशन है जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग टेक्नोलॉजी को। द मिशन विल यूज द GSLV MK3 एज द लॉन्च व्हीकल। तो इतना बड़ा नहीं है, जो GSLV MK3 है ना, ये बहुत बड़े बड़े जो हैवी सैटेलाइट्स होती हैं, हैवी मिशन होते हैं उसके लिए होते हैं, तो GSLV वाला नहीं है ये। द सैटेलाइट्स STX-01 एंड STX-02 विल ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 470 किलोमीटर। ठीक है, एक्चुअल में इसमें दो आइडेंटिकल सैटेलाइट है जिनका नाम यही है, STX-01 एंड STX-02। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि स्पेसएक्स एक इंडिया का फर्स्ट मिशन है टू डेमोन्स्ट्रेट स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग टेक्नोलॉजी। अब आपको पता होना चाहिए डॉकिंग क्या होता है। अच्छा, आगे समझते हैं हम इसको। तो इसका आंसर होगा आपका, नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्पेसएक्स विल डिप्लॉय 3 आइडेंटिकल सैटेलाइट। ये तो मैंने अभी बताया आपको, गलत है, 2 ही हैं। जो आपके होते हैं ना शॉर्ट से क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ नाम होते हैं, उसमें मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ आपको, लेकिन जो थोड़े स्टेटमेंट वाले होते हैं वहां पे मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं, क्योंकि वहां पे थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है। बाकी जो ऑप्शन वाले थे जिसमें नाम दिए उसमें तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ताकि डायरेक्ट मैं इसलिए करती हूँ ताकि आपको क्लियरिटी से, मतलब वही दूसरे नाम भी अगर हमने सुने हो तो वो भी दिमाग में रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में ना, अगर हमने अच्छे से रिविजन नहीं किया हो तो 50-50 वाला आता है। अगर हमने एक ही पढ़ा हो तो फिर वही दिमाग में, मतलब आपका राइट आंसर ही क्या कहता है, स्ट्राइक करता है एग्जाम में। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 और 3 स्टेटमेंट आपकी कैसी करेक्ट है, तो इसका होगा ऑप्शन ए। समझते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे प्यारे भारत ने इसको लॉन्च किया है। हमारा प्यारे भारत ने किया तो किसने किया है, इसरो ने किया है। इसरो टू लॉन्च स्पेसएक्स मिशन ऑन December 30। इसरो विल लॉन्च द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अब आपको ना स्पेसएक्स की वहां पे फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो स्पेसएक्स की फुल फॉर्म होती है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसरो ने लॉन्च किया। अब ओके, द मिशन विल यूज PSLV C60। तभी मैंने बोला था GSLV वाला नहीं, वो बहुत ज्यादा हैवी मिशन के लिए होता है। तो ये मिशन इस मिशन को यूज किया गया PSLV C60 एंड लिफ्टिंग ऑफ एट 21:58, मतलब कि आपका 9:58 IST फ्रॉम श्रीहरिकोटा। टाइमिंग बताइए आपकी 9:58। तो IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है हमारा, फ्रॉम श्रीहरिकोटा। SpaceX marks a milestone showcasing India's expertise in spacecraft docking technology। पहले मैं आपको समझा देती हूँ, तभी आपको ये न्यूज समझ में आएगी क्या है ये एक्चुअल में। देखो, SpaceX डॉक करना क्या होता है, मतलब कि स्पेस के अंदर, ये इस वाली इमेज को ध्यान से देखो, 2 सैटेलाइट्स हैं। अभी हमने देखा था STX-01 STX-02 जो कि आइडेंटिकल है। स्पेस में ही इनको भेजा, दोनों को भेजा, और स्पेस में ही इनको डॉक करना, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना, मतलब ये दोनों क्या करेंगे ना, आपस में ये कनेक्ट करेंगे इनको स्पेस के अंदर। तो उसमें हमारे इसरो ने माइलस्टोन अचीव किया और हम ये करने में सक्सेसफुल रहे। वो था डॉकिंग टेक्नोलॉजी। आपने 2 भेजी अलग अलग ऐसे को, और ऊपर आपने स्पेस में उन दोनों को क्या कर दिया, ऐसे को ऐसे क्या कर दिया, इनको कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, डॉक कर दिया। ठीक है, ओके। द मिशन विल यूज PSLV C60। ये भी आपने याद रखना है कि हमने जो सैटेलाइट सिस्टम यूज किया था लॉन्च व्हीकल, वो कौन था, PSLV C60। ये आपको लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया है। SpaceX will deploy 2 आइडेंटिकल सैटेलाइट। 2 आइडेंटिकल सैटेलाइट थी, कौन कौन सी, STX-01 एंड STX-02। Each satellite weighs around 220 kg and will orbit
470 किलोमीटर अबव अर्थ। आप बोलोगे याद करना है, हाँ जी याद करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि 2 सैटेलाइट थी, दोनों अगर देखो सेम है, आइडेंटिकल सैटेलाइट, दोनों का वेट क्या होगा, बराबर बराबर होगा, 220 केजी। और ये कितने ऑर्बिट में आपके अर्थ के ऊपर जाएंगी, 470 किलोमीटर ऊपर तक गई थी ये। वहां पे इन्होंने क्या किया, दोनों सैटेलाइट्स को भेजा 470 किलोमीटर ऊपर, वहां पे इन्होंने दोनों को क्या किया, एक दूसरे के नजदीक लाया और इनको मर्ज कर दिया, डॉक कर दिया। लॉन्च व्हीकल क्या था, PSLV C60। बार बार बोल रही हूँ मैं आपको, ये पेपर में आएगा ही आएगा। PSLV C60 ऑर्बिट 470 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट एट 55 डिग्री इंक्लाइनेशन। ठीक है। सेपरेशन डायनामिक्स, target and chaser spacecraft will separate with an initial velocity adherence to achieve 10 to 20 किलोमीटर इंटरसैटेलाइट सेपरेशन। प्रपल्शन सिस्टम यूज किया गया इसमें बोथ स्पेसक्राफ्ट में इनटू द सेम ऑर्बिट और अचीव किया फार rendezvous. Docking and demonstration. After docking, the mission will demonstrate electrical power transfer before undocking for payload operations. सिंपल सा है, इतनी रामायणी आपने याद रखनी है। आपने याद रखना है लॉन्च व्हीकल PSLV C60, दूसरा 2 आइडेंटिकल सैटेलाइट इसके अंदर STX-01 एंड STX-02, दूसरा स्पेस टेक्स जो स्पेस टेक्स है सॉरी, उसकी फुल फॉर्म स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। लॉन्च व्हीकल हो गया और इसकी जो सैटेलाइट की वेट 220 केजी और कितने ऊपर जाएगी आज से, 470 किलोमीटर ऊपर की। और इसको करने में हमारे प्यारे इसरो ने क्या किया है, सक्सेसफुल रहे हम लोग। लॉन्च कब किया था हमने, 30 दिसंबर 2024 को। ये 5-6 चीजें आपने याद करनी है और आपका क्वेश्चन पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मैम क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप, मुझे नहीं सुनाई दिया। साउंड चली गई शायद सर की। मैं बोल रहा हूँ कि काफी हो गया। अच्छा काफी हो गया, ठीक है। हाँ जी इसी मैम। को रिवाइज करवा दो ना। हाँ इसको हाँ जी रिवाइज मैम। कर देती हूँ, ठीक है। ओके 15 क्वेश्चन हो गए ना, ठीक है। मैम ये आजकल पद्म वाला करवाना फिर से, कौन से वाला, जो नदीम कुमार ने बता रही थी मैम, वो वहाँ पर आपकी आवाज जो ये होगी म्यूट होगी, मैंने सोचा कि आवाज नहीं आ रही होगी, बारिश लगी थी बाहर ना। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही थी वहां पे, हाँ मैंने सोचा कि आपकी आवाज कट रही है। शायद सर के यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम होगा ना। अच्छा आपको आई थी आवाज, मतलब पूरी आवाज जितने टाइम पढ़ा रही थी। मुझे तो आ रही थी, शायद सर को होगी दिक्कत कोई अच्छा प्रॉब्लम। ठीक है, कोई बात नहीं, रिवाइज करते हैं। जो ओके तो आज हमने स्टार्ट किया जनवरी 2025 का वीक 1 शुरू किया हमने। तो उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखे। और सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था कि एक फेस्टिवल है, एक तरह का त्योहार बोलो, तमु लहोसर, उसको एक कम्युनिटी मनाती है, गुरुंग कम्युनिटी। वो गुरुंग कम्युनिटी कहाँ की है, नेपाल की है। और तमु लहोसर वो सेलिब्रेट कर रही है, तो वो क्या है, वो एक न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो और उसके साथ ही में क्या होता है कि जैसे 12 महीने होते हैं, 12 महीने में वहाँ के लोग जो गुरुंग कम्युनिटी है नेपाल की, उनका मानना है कि 12 ही एनिमल साइकिल्स होती हैं, मतलब 12 डिफरेंट, हर महीने को एक एनिमल क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरीके से हमारे हिमाचल में लद्दाख जैसे कि सॉरी लाहौल वाला एरिया है, या इंडिया में लद्दाख वाला एरिया है, वहां पे लहोसर मनाते हैं, या लोसर बोलते हैं और लहोसर बोलते हैं। तो लोसर का मतलब था न्यू ईयर फेस्टिवल, जो नया वहां पे उनका अकॉर्डिंग जब भी नया साल आता है तो वो बोलते हैं कि आपका लोसर आ गया, तो वो क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो गुरुंग कम्युनिटी मना रही है नेपाल की तमु लोसर। फिर हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट करके एनिमल्स थे जो क्या कर रहे थे, हर एक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हर एक का आपका मंथ को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, CRPF के डायरेक्टर जनरल। वैसे हम मतलब ये क्वेश्चन पढ़ने का मतलब नहीं था, बट फिर भी इसको इन्वॉल्व किया गया। इसको इन्वॉल्व करने का ये इसलिए था कि हो सकता है कि आपने किसी ने पढ़ा हो और आपको पता हो कि विटुल कुमार है या अनीश दयाल सिंह, जैसे हमने पीछे पढ़ रहे थे आपके जुलाई में, अगस्त में। तो इसलिए अनीश दयाल सिंह जी थे, उसके बाद उनका टाइम खत्म हुआ, फिर विटुल कुमार जी आए, फिर विटुल कुमार जी कुछ टाइम के लिए थे, और विटुल कुमार के बाद अब जो फाइनल जो अभी प्रेजेंट में है आपकी फरवरी में, तो वो भी हमने ऐड ऑन किए हैं। वो आपने याद रखने हैं कि CRPF के अभी प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है, वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है,
ये उनकी फोटो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी की। फिर थोड़ा सा हमने सीआरपीएफ के बारे में समझा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया कि कौन सी कंपनी है जिसने अनाउंस किया 10 मिनट एम्बुलेंस डिलीवरी सर्विस एज पार्ट ऑफ इट्स एक्सपेंशन एफर्ट। ताकि होता ना, हर एक कंपनी क्या करती है, अगर वो आज फूड बेचती थी तो वो कल को ना मान लो आज वो समोसा बेच रही है, कल को वो क्या करेगी, कचौरी बेचना भी शुरू कर देगी। कचौरी भी चल पड़ी, फिर वो जलेबी बेचना शुरू कर देगी। इस तरीके से क्या करती है, कोई भी कंपनी छोटी से धीरे 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 बड़ी होती है। उसी तरीके से ये कंपनी है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट ने क्या किया, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने 10 मिनट की एम्बुलेंस सर्विस डिलीवरी सर्विस क्या की हुई है, अनाउंस की थी गुड़गांव वाले एरिया में। जो ब्लिंकिट है पहले ये इंडिपेंडेंट थी, लेकिन मैंने बताया आपको अभी प्रेजेंट में ये किसके अंडर आ गई है, अब इसको परचेज कर लिया है आपके जोमेटो ने। और जोमेटो से रिलेटेड भी हम पढ़ेंगे फैब के अंदर। मैं पूछूंगी जब वहां पे पढ़ेंगे, तो मैं अभी बता देती हूँ। जोमेटो ने अब खुद को ना रीब्रांड कर दिया है, मतलब अपना नाम भी चेंज कर दिया इन्होंने। अब इसका नाम है एटर्नल। तो जब हम वहां पे पढ़ेंगे तो आपको पूछूंगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है एट द अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 चल रहा था आपका, तो उस दौरान वो किसे दिया गया, पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये दिया गया था आपके साईं प्रंजपे जी को। तो ये थी आपकी साईं प्रंजपे जी, तो वेटरन डायरेक्टर राइटर साईं प्रंजपे जी हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया था। फिर थोड़ा सा हमने समझा था कि अजंता और एलोरा जो केव्स हैं आपकी, उसके बारे में देखा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया हमने कि अभी हाल ही में संगीत कला निधि 2024 का जो टाइटल है वो कौन से कर्नाटिक म्यूजिशियन को दिया जाता है। इन एक्चुअल कर्नाटिक म्यूजिशियन का एक सबसे हाईएस्ट ऑनर बोलो, हाईएस्ट टाइटल बोलिए, संगीत कला निधि होता है। तो वो दिया भी किसको जाएगा, कर्नाटिक म्यूजिशियन को दिया जाएगा। तो वो किसे दिया गया है, टीएम कृष्णा को। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि दो तरह के म्यूजिक होते हैं हमारे इंडिया के अंदर। एक होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक जो कि वैदिक टाइम का है, और दूसरा होता है कर्नाटिक म्यूजिक जो कि आपका जब भक्ति मूवमेंट हुई थी उसके बाद उसका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया कि, और ये याद रखना जो संगीत कला निधि टाइटल था ये इंस्टीट्यूट कब हुआ था, 1942 में। और जो कर्नाटिक वाला सिस्टम है आपका म्यूजिक का, ये साउथ इंडिया में आपका फेमस है, तभी ये तमिल तेलुगु कन्नड़ ये मतलब लैंग्वेजेस में यूज की जाती है। और जो आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक है ये आपके सेंट्रल इंडिया में और साथ में आपके नॉर्थ इंडिया में मतलब इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था कि जो भावथरा डिस्ट्रिक्ट है, अभी गुजरात के अंदर टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, 33 थी। तो गुजरात को एक अपनी नई डिस्ट्रिक्ट मिल गई है जिसका नाम है भावथरा डिस्ट्रिक्ट। तो अब टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट होगी वहां पे, 34 डिस्ट्रिक्ट होगी। वहां पे ऑलरेडी एक थी बानसकंठा। बानसकंठा को क्या बिफरकेट कर दिया गया, उसके दो टुकड़े कर दिए गए। तो पहले उसके पास 14 तालुका थे, 14 तालुका के मतलब 8 तालुका दे दिए भावथरा को, बेचारी के पास रखे थे 6 ही, है ना, 6 ही रखे थे उसके पास। और म्यूनिसिपैलिटीज भी बाप को 4 दे दी उसकी, और 2 उसके पास 2 ही रख दी। तो इस तरीके से बानसकंठा बड़ी बैड फील कर रही थी और गुजरात को मिल गई अपनी 34 डिस्ट्रिक्ट। और वहां के सीएम है भूपेंद्र पटेल जी, ये है भूपेंद्र पटेल जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था कि जो सावित्रीबाई फुले हैं उन कौन सा स्टेट बन गया भारत का, जिसने बोला कि जो सावित्रीबाई फुले जी हैं जो कि हमारे भारत की एक महान मतलब एक हस्ती रही हैं, तो उनका बर्थडे होता है 3 जनवरी को। तो हम ना उनके बर्थडे वाले दिन विमेंस टीचर डे क्या करेंगे, हम सेलिब्रेट किया करेंगे। तो वो थी तेलंगाना। ठीक है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले जी भारत की फर्स्ट विमेन टीचर थी। तो तेलंगाना ने, पैदा वो महाराष्ट्र में हुई थी लेकिन ये डिक्लेयर करने वाला तेलंगाना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इंडिया की फर्स्ट वुमेन टीचर थी। फिर इनसे रिलेटेड हमने बहुत सी चीज़ें समझी कि ये कहाँ पे पैदा हुई थी, कितने साल में इनकी शादी हुई थी, और इनके पति कौन थे, है ना, बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे दोनों ही ये, ज्योतिराव फुले एंड सावित्रीबाई फुले। फिर उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, कब की थी, 1873 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 हुआ, किसने होस्ट किया, हमारे प्यारे भारत ने। उसके ऑफिशियल मैस्कट क्या थे, उसके ऑफिशियल मैस्कट थे तेजस एंड तारा। फिर हमने उसका मीनिंग भी समझा था कि तेजस मतलब कि क्या होना चाहिए, आपका तेज होना चाहिए, है ना, आपका फास्ट होना चाहिए। तारा क्या था, जो डायरेक्शंस वगैरह मतलब आपको क्या करता है, बता रहा है। तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। और हुआ कहाँ पे, ये न्यू दिल्ली में हुआ, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर, जिसके अंदर 24 कंट्रीज आई, 6 कॉन्टिनेंट्स इन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया।
और तेजस का मतलब होता था आपका कि एनर्जी और ब्रिलियंस की बात, और तारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, गाइडेंस एंड एस्पिरेशन को। देन इसका वर्ल्ड कप का ऑफिशियल टैगलाइन रही द वर्ल्ड गोज खो, और ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन थे, टाइगर श्रॉफ एंड सलमान खान। फिर हमने जिमी कार्टर जी के बारे में पढ़ा। जिमी कार्टर वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी ऑफ यूएस के ये रह चुके हैं प्रेसिडेंट, और जब आपका इजिप्ट इसराइल के कन्फ्लिक्ट चले थे, कोई भी उसको देश नहीं मान रहा था और वहाँ पे बहुत से कन्फ्लिक्ट चले थे, तो इन्होंने चुपके से आपके इजिप्ट और इसराइल की जो भी आपके हेड ऑफ द कंट्री थे उनको बुलाया और गुफ्तगू की इन्होंने 13 दिन तक। फिर इन्होंने किस तरीके से उसको पूरा सॉल्व किया, उसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया कि आपने विश्व में शांति फैलाई, इस तरीके से इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट था उसको आपने ख़त्म किया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो नॉर्थ अमेरिका से इतना घूम के जाना पड़ता था, आपका पूरा साउथ अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था, तब जाके आप पहुंचते थे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो पाता था। तो क्योंकि पानी वाला तो पानी के थ्रू होगा, बीच में तो लैंड एरिया है। तो फिर उन्होंने बोला ऐसे तो बात नहीं बनेगी, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने बोला बीच से क्या करते हैं हम, जमीन को खोद खोद के ओशन के ही मतलब निकाल लेते हैं नीचे से। तो पनामा कैनाल बनाई, तो उसका भी किसको श्रेय जाता है, जिमी कार्टर को जाता है। तो इनके बारे में हमने काफ़ी यहाँ पे अच्छे से समझा था कि कैसे कैसे लड़ाई हुई थी, क्या डिटेल्स पढ़ी थी हमने इनकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो डॉक्टर पेरी सिल्वेन फिलियोजैट थी, जो फ्रेंच इंडियन संस्कृत स्कॉलर है, जिनको हाल ही में जिनका निधन हुआ, उनको पद्मश्री दिया गया। तो हमने कैसे याद रखा था कि अभी हाल ही में तो उनको मिला था ताज़ा ताज़ा, और ताज़ा ताज़ा ही भगवान जी के पास पहुंच के इतनी एक्साइटेड, इतनी खुश हो गए थे ये मेल, लेकिन फील ये परी की तरह कर रहे थे। मतलब इतने खुश हो गए थे मेल, लेकिन फील परी की तरह कर रहे थे। तो डॉक्टर पेरी सिल्वेन फिलियोजैट तो एक फ्रेंच इंडियन संस्कृत स्कॉलर हैं, ये एपिग्राफिस्ट थे ये। तो इनको पद्मश्री मिला था 2024 में। तो ये देखे थे हमने। और एपिग्राफिस्ट क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया पार्कर सोलर प्रो मिशन के बारे में, कि पार्कर सोलर प्रो मिशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पार्कर सोलर प्रो मिशन क्या है। इसको लॉन्च किया गया था नासा ने। सोलर मतलब सूरज को स्टडी करेगा, उसके कोरोना के पास गया, उसको स्टडी किया, बहुत क्लोज से गया उसके, आज तक कोई भी उतना नज़दीक से नहीं गया है। तो कितने 930 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल इतना टेम्परेचर था उसके क्लोज से। फिर उसके बाद 7 ईयर का मिशन था। लॉन्च ये 2018 में हुआ था। लॉन्च व्हीकल इसका डेल्टा 4 हैवी विद अपर स्टेज है, ये आपने याद करना है, डेल्टा 4 हैवी विद अपर स्टेज। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि जो आपका हर घर जल स्कीम है, जिसको मोदी जी ने लॉन्च किया था, जो कि ऑलरेडी जो आपकी लॉन्च स्कीम थी जल जीवन मिशन, उसी की अंदर आपकी नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी हर घर जल 2019 के अंदर। तो उसमें अभी प्रेजेंट में 2025 के अंदर आपका पंजाब लाइमलाइट में आया। पंजाब बोल रहा है कि हमने जितने भी हमारे गांव वाले घर थे सबको हमने टैप वाटर दे दिया, हर एक इंसान के घर में टैप वाटर हमने सप्लाई कर दिया। तो 100% पाइप वाटर सप्लाई कर दिया हमने। बोले अच्छा ठीक है। तो फिर आपको बताया था सबसे पहला कौन था जिसने ऐसा किया था, तो गोवा ने किया था। ईयर आपको बोला है मैंने बताने के लिए, होमवर्क दिया था आपको, दिया हुआ है ना। फिर उसके बाद यूटी मैंने बताया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है नंबर 1 पे, जिसने सबसे पहले किया था। बाकी 3 टोटल यूटी हैं अभी प्रेजेंट में जिन्होंने 100% वाला टारगेट अचीव किया है, दादरा नगर दमन दीव पुडुचेरी। तो अंडमान निकोबार, दादरा नगर दमन दीव और थर्ड है पुडुचेरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया वेयर विल बी द 18th एडिशन ऑफ एक्सेस सूर्य किरण, कहाँ पे ये कंडक्ट की गई। तो मैंने कहा था बिल्कुल हमारे सर के ऊपर ना सूरज की किरणें पड़ रही हैं, ऊपर देखा तो नेपाल है सर के ऊपर, है ना, सर नेपाल। तो सूर्य किरण ये हुई आपकी 18वें नंबर की, सलझंडी नेपाल। ठीक है। नेपाल के बच्चे तो ना 18 साल के होते नहीं है, और वो मतलब नहीं सोचते हैं कि हमने धूप में जल जाएंगे कुछ हो जाएंगे, बस निकल पड़ते हैं। और आते ज़्यादातर नेपाल के लोग हैं इंडिया में आते हैं काम ढूंढने 18 साल की उम्र में। तो 18 नंबर का एडिशन है नेपाल और आपके इंडिया के बीच में हुआ। अभी प्रेजेंट में सलझंडी नेपाल के बीच में, सलझंडी नेपाल में हुआ। और हर साल आपका ये होता है और बारी बारी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़े एरियाज देखे थे इसके कि किसके ऊपर इसका फोकस रहेगा। एक जंगल वॉरफेयर, देन टेररिज्म ऑपरेशंस माउंटेन के अंदर, और आपका जो डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के ऊपर इनका क्या रहेगा, असिस्टेंस के ऊपर सॉरी क्या रहेगा, फोकस रहेगा। और ये स्टार्ट कब हुई थी, 2011 में हुई थी। फिर हमने एक क्वेश्चन समझा जो कि अभी प्रेजेंट में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए, हम बांग्लादेश की गवर्नमेंट के लिए,
क्योंकि ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है जो कि चाइना हमारे साथ करने की कोशिश कर रहा है और हमारी सरकार पूरा उसको मतलब सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सप्रेस तो नहीं बोलेंगे, मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो चाइना बना रहा है आपका यालुंग ज़ांगपो सांगपो रिवर के ऊपर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम। 2020 में उसने की थी घोषणा, अनाउंस। पहले कोरोना बनाया, छोड़ दिया, सब देश बिजी कर दिए और खुद इस काम में लग गया। तो बड़ा खराब है आपका चाइना। तो चाइना ने बोला, और पता है चाइना में ना आप यूट्यूब पे वहां के लोग ना अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं। मतलब कि वो लोग जो चाइना की गवर्नमेंट चाहेगी ना दिखाना, वही हम तक पहुंचता है। जो नहीं, वहां पे बहुत सी चीजें होती है सप्रेस की जाती है। तो इसलिए हम लोग बहुत लकी हैं, हमारा खास करके जो भारत है, हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि हम अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने वर्ड्स, हर एक चीज को एक्सप्रेस करने की हमको यहाँ पे फ्रीडम है। ना ही हमारे कंट्री के लीडर्स या कुछ भी हमको इस तरीके से सप्रेस करते हैं, है ना। लेकिन वहां पे बहुत होता है। तो उसके बाद इंडिया क्या कंसर्न कर रहा है, मतलब वो कंसर्न शो कर रहा है। तो उसको हमने बड़े अच्छे से डिटेल में समझा था आपका कि किस तरीके से उसका क्या रहेगा। नुकसान भी है, नुकसान बहुत खतरनाक है। अगर चाइना ये डैम बना देता है तो देखो वो कंट्रोल करेगा, वो पानी को रोकेगा। जब वो पानी को रोकेगा तो आपके हमारे अरुणाचल प्रदेश में, असम में सूखा पड़ जाएगा, बांग्लादेश में सूखा पड़ जाएगा। जब वो उसका दिल करेगा वो पूरा, उसने अगर वो सोचो उसने खोल दिए सारे के सारे डैम की, तो तबाही तबाही मच जाएगी। मतलब कि आपका पूरा अरुणाचल प्रदेश उड़ जाएगा, पूरा असम उड़ जाएगा, पूरा बांग्लादेश तबाह हो जाएगा। पानी पानी, फ्लड ही फ्लड। तो ये एक बहुत बड़े हथियार के तौर पे क्या कर सकता है, यूज कर सकता है इन फ्यूचर। और आपको पता है कोल्ड वॉर तो वैसे ही इंडिया और चाइना के बीच में लगी रहती है ना। वो तो भगवान की कृपा से इस टाइम प्रेजेंट में जो हमारे भारत के रिप्रेजेंटर हैं, लीडर हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। अगर उनकी जगह पे कोई और होता तो शायद हम अभी इस टाइम प्रेजेंट, मतलब अभी अपने अपने घरों में आराम से नहीं बैठे होते। जहां तक आपको पता है कि हम लोग डेली पढ़ते हैं, तो हमको पता है रोज ही कि वो क्या क्या नई चीजें कर रहे हैं हमारे हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये हमने समझा था। फिर हमने समझा कि हमारे इंडिया के अंदर उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। वहां पे उसको वो लोग बोलते हैं यालुंग ज़ांगपो या सांगपो के नाम से जानते हैं। और हम भी ऐसा नहीं एकदम से, वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है नामचा बर्मा से, तो हम एकदम से उसको ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, पहले सिहांग बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। देन वो फिर वो आगे फर्दर एंटर करेगी तो फिर वहां पे उस असम में उसके साथ और बहुत सारी सिकांग, दिकांग, आपकी लोहित, जो उसकी छोटी ट्रिब्यूटरी वो मिलेंगी, तब जाके वो ब्रह्मपुत्र बहुत खतरनाक वाला रूप लेंगी। ब्रह्मपुत्र कहलाएंगी वो, ब्रह्म की पुत्र। तो ब्रह्मपुत्र रिवर से वो फ्लो करेंगी। और बांग्लादेश में वो ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। ये भी बड़े डिटेल में हमने समझा था। फिर उसके बाद है आपका, ये पूरा हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में बड़े अच्छे से बड़ा डिटेल में देखा था। एक होमवर्क दिया मैंने आपको, वैसे तो यहाँ पे है थोड़ा मेंशन किया हुआ, ये भी आपका होमवर्क है। और कोई भी एक ना प्लीज ग्रुप में जो भी होमवर्क लिखा होगा उसका मेरे को फोटो भेज देना खींच के ना, फिर मैं आपसे वो पूरा पूछूंगी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ तो फिर नहीं रहता है याद में कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिए थे। तो जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए और वो आएंगी ही आएंगी आपके पेपर में। जैसे तीस्ता है ना जो बांग्लादेश में सबमर्ज होती है, ये बहुत न्यूज में अभी तीस्ता, तो तीस्ता के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था स्पेडएक्स मिशन के बारे में। स्पेडएक्स क्या होता था, स्पेडएक्स मतलब कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। आपने स्पेस पे क्या किया, 2 सैटेलाइट भेजी, 2 आइडेंटिकल सैटेलाइट भेजी थी हमारे प्यारे इसरो ने, जिसका नाम क्या था, STX-01 एंड STX-02। फिर उसके बाद क्या किया हमने, दोनों सैटेलाइट्स को भेजा ऊपर, फिर दोनों को हमने स्पेस में ही अपनी टेक्नोलॉजी से क्या किया, जोड़ा। उसको बोलते हैं डॉक करना। तो डॉकिंग की हमने उसकी, तो वो होता है स्पेस क्राफ्ट डॉकिंग टेक्नोलॉजी या फिर स्पेस क्राफ्ट डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। और ये भारत का पहला मिशन था और हम उसमें रहे सक्सेसफुल। तो ये लॉन्च कब किया था हमने, दिसंबर 30, 2024 को। फिर हमने इस इमेज में भी समझा था किस तरीके से ये 2 सैटेलाइट्स भेजी हैं, फिर इनको डॉक किया है। और ये मिशन गया कौन सी सैटेलाइट के थ्रू हमने लॉन्च किया था, PSLV-C60, ये आपको याद होना चाहिए। फिर कुछ पॉइंट्स बताए थे, याद रखना है आपने। एक तो इसका लॉन्च व्हीकल कौन सा है, PSLV-C60 है।
दूसरा 2 आइडेंटिकल सैटेलाइट हैं, STX-01, STX-02, और हमने इसका वेट भी देखा था 220 केजी, 220 केजी, और 417 किलोमीटर दूर अर्थ से हम इसको भेजेंगे ऊपर स्पेस में, और वहां पे हमने इसको क्या किया, डॉक किया। तो यहीं पे इसी के साथ आज का करंट अफेयर का सेशन होता है खत्म। मुझे बहुत टाइम से था कि मतलब हम जुलाई और अगस्त का तो कर ही रहे हैं, जनवरी का भी करना है, क्योंकि ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मतलब वीकली करने का मतलब ये होना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम 1 वीक में आपका 2 हफ्ते तो होने चाहिए, तभी हम लोग थोड़ा जल्दी कवर कर पाएंगे। और अभी साथ में अभी मार्च आपका स्टार्ट हो गया आज, तो आपका क्या होगा कि हम साथ में पहुंच जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, हमारा एटलीस्ट कम से कम 1 ईयर का भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम।